मैं यहाँ पे था डेवलपर और वो ऑफर आती है प्री सेल्स की। अब मुझे सेल्स प्री सेल्स का कुछ भी आइडिया नहीं था और सेल्स सुनते ही जो है ना मैं घबरा गया। मैंने कहा यार ये सेल्स वाला काम तो हमें आता ही नहीं है, मतलब कस्टमर लेके आना और टारगेट्स पूरे करना और ये मतलब कोटा अचीव करना, ये मैंने कहा ये तो भाई मुझे नहीं आता, मैं कैसे करूँगा, मैं तो डेवलपर हूँ, हमें तो डेवलपमेंट आती है। तो वो कहने लगे कि नहीं जी आपको मतलब ये कुछ नहीं करना, आप टेक्निकल सेल्स में रहोगे, सेल्स की पूरी टीम अलग है, यू विल बी इन द टेक्निकल सेल्स, जिनका काम ये होता है कि जब सेल्स एक कस्टमर ऑनबोर्ड करता है तो उनको ज़ाहिर है आपके प्रोडक्ट के डेमोस चाहिए होते हैं, आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना होता है, कुछ RFPs होते हैं जिनका टेक्निकल रिस्पांस करना होता है, BOQ बनाना होता है, इस तरीके से। तो ये सारी टेक्निकल एक्टिविटीज़ जो है ना ये आपके ज़िम्मे होंगी। अच्छा, जैसे मैं पाकिस्तान में काम करता था ना, तो वहाँ पे फ्रंट एंड भी मैं ही हूँ, बैक एंड भी मैं ही हूँ, डिप्लॉय भी मैं कर रहा हूँ, टेस्ट भी मैं कर रहा हूँ। सही है। तो बंदा ना उस वक्त फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। सही। मैं सिर्फ फ्रंट एंड ही करना चाहता हूँ, ये मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नहीं होता, हर चीज़ की डिफरेंट डोमेन्स होती है। बिल्कुल। कि एक डेवलप्स इंजीनियर क्या करेगा, एक फ्रंट एंड डेवलपर क्या करेगा, समहाउ बैक एंड डेवलपर क्या करेगा। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में कुछ कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनी हुई है? एक बंदा का डॉट नेट डेवलपर है ना, वो फ्रंट एंड भी बना रहा है, वो बैक एंड भी बना रहा है, वो उधर भी कम्युनिकेट कर रहा है, इधर भी कर रहा है, उसकी खिचड़ी बनी हुई है। इवेंचुअली इट बिकम्स अनरिलायबल फॉर द कंपनी इटसेल्फ, फॉर द प्रोडक्ट इटसेल्फ। एक वक्त आता है कि आप इसको स्केल नहीं कर पाते हो या आप इस कोड को मैनेज नहीं कर सकते हो, ये अनबिलीवेबली कॉम्प्लेक्स हो जाता है एक वक्त के बाद। तो ऐसी कंपनीज को ही हम पिच करते हैं। Muhammad Hassan, an integration specialist driving enterprise success and innovation in Saudi Arabia using AI and hybrid cloud. Thank you so much for coming to my podcast. Thank you so much for inviting me. It's my pleasure to be here. First of all, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट तबाही करने वाला है। अच्छा, आप स्टार्ट करें अपनी करियर से, थोड़ा सा बताएं, ठीक है? ये एक इंजीनियरिंग वाला पर्सन एक IBM तक कैसे पहुंचा? सही है। देखिए मैं किसी ज़माने में कुछ मैं यूनिवर्सिटी से लेके चलता हूँ। यूनिवर्सिटी में मैंने जो है ना वो टेलीकम्युनिकेशंस में ग्रेजुएशन की है। इवन दो कि मेरा इंटरेस्ट शुरू से सॉफ्टवेयर में ही रहा, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली जब मेरिट वो रिजल्ट आए और वो सीट नहीं मिल सकी, तो मैंने टेलीकॉम को ऑप्ट किया क्योंकि उसमें वेरी क्लोज टू सॉफ्टवेयर था। कुछ सब्जेक्ट्स हमारे सॉफ्टवेयर के इंक्लूडेड भी थे, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह। तो मैंने वो ले ली कि चलो आगे जाके चेंज कर लेंगे, या तो स्विच कर लेंगे फील्ड या फिर बाद में जॉब सॉफ्टवेयर में कर लेंगे। तो स्विच तो मैंने फील्ड नहीं की विद इन ग्रेजुएशन, डिग्री मेरी टेलीकॉम ही की है। लेकिन मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और मेरा शुरू से इंटरेस्ट जावा, .NET और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर रहा था, तो मेरा प्रोजेक्ट भी उसी के अंदर था, .NET पे। और ग्रेजुएट होते साथ ही वेरी अर्ली मैंने जो है ना कराची का सॉफ्टवेयर हाउस, नॉट कराची का, पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर हाउस है टेक्लॉजिक्स, जो कि US में रजिस्टर्ड भी है और ऑल ओवर द ग्लोब काम करते हैं। तो वहाँ पर मुझे जॉब मिल गई वेरी अर्ली आफ्टर ग्रेजुएशन। तो वहाँ से मेरा जो है ना आप कह लें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का करियर का आगाज़ हुआ ऑफिशियल, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ कि वहाँ से मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स में काम किया, मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में मैंने कुछ टच बेस किया। और उसके बाद होते होते मुझे सऊदीया से जब ऑफ़र आती है तकरीबन 2-2.5 साल बाद, जब मैं टेक्नोलॉजिक्स में ही था, तो वो ऑफ़र मैंने एक्सेप्ट की और मैं सऊदीया आ गया बैंकल बिलाद में। फॉर्चुनेटली फॉर मी, लकीली इनफ, मैं बैंकल बिलाद ही का प्रोजेक्ट कर रहा था टेक्नोलॉजिक्स में रहते हुए। आखिरी के जब मैंने टेक्नोलॉजिक्स से स्विच किया तो इन द लास्ट 6 मंथ्स मैं बैंकल बिलाद का ही प्रोजेक्ट कर रहा था, राइट, ठीक है। तो उसी प्रोजेक्ट की हायरिंग जब बैंकल बिलाद ने खुद शुरू की, क्योंकि उनको अपने कुछ भी लोग चाहिए थे, तो वो वेंडर तक पहुंची कॉल। वेंडर ने घूम फिरा के जब बंदे ढूंढे तो उनको मैं मिला। उन्होंने मुझे कॉल की कि भाई हमें सऊदीया के लिए बंदा चाहिए और इस तरीके से मतलब है काम वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है आ जाते हैं। मुझे भी नहीं पता था कि मैं बैंकल बिलाद ही जा रहा हूँ और उनको भी नहीं पता था कि मैं बैंकल बिलाद में काम कर चुका हूँ, यानी कि ऑफशोर, एज एन ऑफशोर रिसोर्स। तो जब इंटरव्यू वगैरह जब कुछ होगा इनिशियल, उसके बाद जब उनको पता चला, उन्होंने बोला यार हम तो बैंकल बिलाद ही के लिए हायरिंग कर रहे हैं। मैंने कहा बैंकल बिलाद में तो मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। तो वो बहुत अच्छा हो गया और मैं बहुत इजीली मैंने स्विच कर लिया, पाकिस्तान से मैं सऊदी आ गया। ठीक है। तो उसके बाद फिर ये बैंकल बिलाद में मैं रहा तकरीबन
4.25 साल, उसमें मैं 2 साल 2.5 साल में एज आ कॉन्ट्रैक्टर रहा, फिर मैं पेरोल पे चला गया था। तो उसके बाद फिर मुझे सॉफ्टवेयर एजी, एक जर्मन कंपनी है, वहाँ से मुझे ऑफ़र आती है। वो लोग मुझे अप्रोच करते हैं। मैं बैंकल बिलाद में सीनियर इंटीग्रेशन डेवलपर था, बहुत अच्छा मेरा वहाँ पे काम था, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए मैंने, जो कि मेरी प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल पे मौजूद हैं, और बहुत सारी डिटेल्स हैं, डिस्कस तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते अभी टाइम की बेसिस पे। तो सॉफ्टवेयर एजी से जब मुझे ऑफ़र आती है तो मैं यहाँ पे था डेवलपर, और वो ऑफ़र आती है प्री सेल्स की। अब मुझे सेल्स, प्री सेल्स का कुछ भी आइडिया नहीं था, और सेल्स सुनते ही जो है ना मैं घबरा गया। मैंने कहा यार ये सेल्स वाला काम तो हमें आता ही नहीं है, मतलब कस्टमर लेके आना और टारगेट्स पूरे करना और ये मतलब कोटा अचीव करना, ये मैंने कहा ये तो भाई मुझे नहीं आता, मैं कैसे करूँगा, मैं तो डेवलपर हूँ, हमें तो डेवलपमेंट आती है। तो वो कहने लगे कि नहीं जी आपको मतलब ये कुछ नहीं करना, आप टेक्निकल सेल्स में रहोगे, सेल्स की पूरी टीम अलग है, यू विल बी इन द टेक्निकल सेल्स, जिनका काम ये होता है कि जब सेल्स एक कस्टमर ऑनबोर्ड करता है तो उनको ज़ाहिर है आपके प्रोडक्ट के डेमोस चाहिए होते हैं, आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना होता है, कुछ RFPs होते हैं जिनका टेक्निकल रिस्पॉन्स करना होता है, BOQ बनाना होता है, इस तरीके से। तो ये सारी टेक्निकल एक्टिविटीज़ जो है ना ये आपके ज़िम्मे होंगी। आपके ज़िम्मे ये नहीं है कि आप जाके जो है ना मार्केट में जाएँ और मतलब कोई नया कस्टमर लेके आएँ, ये सारा। तो मैंने कहा ठीक है फिर तो एक्सेप्टेबल है, मतलब आई कैन डू द टेक्निकल स्टफ बिकॉज मैं टेक्निकल, लेकिन अगेन मैं डेवलपमेंट से स्विच कर रहा था। राइट। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए एक वो था, कह लें कि टर्निंग पॉइंट भी था, और मैंने बहुत सोच समझ के इसके ऊपर वो फैसला किया, इस्तिखारे भी किए, सोचा, लोगों से मशवरा किया, बहुत सारे लोगों से, क्योंकि एक तरफ ये हो रहा था कि यार डेवलपमेंट छोड़ देंगे, सेल्स में चले जाएंगे तो करियर की ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। लेकिन दूसरी तरफ ये होता है कि डेवलपमेंट बंदा कब तक करेगा, क्योंकि हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो 30-30 साल से डेवलपमेंट कर रहे हैं, 50 साल से डेवलपमेंट कर रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं बेचारे, अपनी जवानी से लेके बुढ़ापे तक डेवलपमेंट ही कर रहे हैं। अब वो एक जगह जो है ना स्टक हो जाते हैं। एक वक्त आता है कि आप जो है ना वो उसके आगे ग्रो नहीं कर पाते हो, मार्केट सैचुरेट हो जाती है या टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है, आपने अगर दुनिया के साथ नई टेक्नोलॉजीज नहीं सीखी, या बहुत सारे रीजंस होते हैं। इवेंचुअली बहुत सारे लोगों को हमने देखा जो डेवलपमेंट करते करते थक गए, अब उनसे डेवलपमेंट भी नहीं हो रही है क्योंकि दे आर रियली टायर्ड, देयर ब्रेन्स गॉट टायर्ड ऑफ कोडिंग। बिल्कुल ऐसे, मतलब 20 साल से 30 साल से बंदा कोड कर करके फिर खत्म हो जाता है। अब नहीं टायर्ड हो, अब नहीं, वो फिर नहीं होती कोडिंग ना, फिर वो बस वो मेंटेनेंस और सपोर्ट की हद तक रह जाते हैं, और वो करियर बिल्कुल एक तरीके का मतलब स्टैग्नेंट हो जाता है। तो मैंने ये सोचते हुए फिर मैंने बिस्मिल्लाह करके जो है ना मैंने कहा चलो जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, नई इंडस्ट्री है हमारे लिए, नई कह लें कि एक नया वो है, फ्लेवर है कह लें। तो बिस्मिल्लाह करके मैं सॉफ्टवेयर एजी में गया। तो सॉफ्टवेयर एजी में तकरीबन 2-2.5 साल हुए थे, और मैं प्री सेल्स कर रहा था। बहुत अच्छा मेरा करियर रहा वहाँ पे, बहुत अच्छी ग्रोथ भी रही, एक्सपोजर रहा मार्केट्स में। मैंने पहली बार जो है ना फिर वो मतलब डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ, डिफरेंट इंडस्ट्री यानी कि लीडर्स के साथ, और कह लें कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं उन कमरों में बैठा जिसमें CIO CEO बैठे हुए हैं, मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट के बड़े बड़े अहदेदार बैठे हुए हैं, फोर्सेस के बंदे बैठे हुए हैं। ऐसे मीटिंग रूम्स में मैं गया और मैंने प्रेजेंट किया, टेक्नोलॉजी प्रेजेंट की, मैंने टेक्निकल एवेल्यूएशन प्रेजेंट की, मैंने वहाँ पे लोगों से बात की। तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पब्लिक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर जो है ना बिल्ड हुआ। तो बहुत ज़बरदस्त मेरा करियर रहा। उसके बाद क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर एजी का जो प्रोडक्ट था जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था, वेब मेथड्स, उसको IBM ने एक्वायर कर लिया। अच्छा। तो IBM मैं अप्लाई करके नहीं गया हूँ, मैं एज अ पार्ट ऑफ एक्विजिशन गया हूँ। तो IBM ने चूंकि वो प्रोडक्ट एक्वायर कर लिया, और उसके साथ नॉट जस्ट प्रोडक्ट बट ऑल्सो द टीम्स बिहाइंड द प्रोडक्ट्स, जिसमें सेल्स, प्री सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बहुत सारी टीम्स थी। उन सारी टीम्स को भी IBM ने वर्ल्ड वाइड एक्वायर किया। एक बहुत बड़ी डील हुई थी तकरीबन $2.1 बिलियन की। तो उस डील में IBM ने सॉफ्टवेयर एजी से दिस टेक्नोलॉजी प्लस दी पीपल बाय कर लिए, एक्वायर कर लिए। तो हम एज अ पार्ट ऑफ एक्विजिशन IBM में चले गए। तो ये मेरी है IBM तक पहुंचने की स्टोरी। में अभी करंटली आपका क्या रोल है? IBM में मेरा करंट रोल जो है ना वो ये है कि मैं टेक्निकल सेल्स में ही हूँ। हम IBM में जो है ना, अच्छा IBM में एक कह लें कि एक मोशन है कि हर बंदा सेलर है। हम इवन दो कि हम टेक्निकल सेल्स में होते हैं या हम सपोर्ट उसमें होते हैं या कंसल्टेंट्स होते हैं जो एक्सपर्ट लैब्स कहलाती है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इवेंचुअली वी कंसिडर और IBM सेज और IBM कंसिडर्स कि यू आर ऑल सेलर्स, तो यू हैव टू सेल। इवन मैं डेवलपर भी हूँ।
हाँ, एज अ डेवलपर भी, क्योंकि आप कहीं जब जाएंगे तो आपको सिर्फ एज अ डेवलपर नहीं सोचना, यू हैव टू थिंक लाइक अ सेलर कि यार अगर मैं किसी कंपनी के अंदर मैं डिप्लॉयड हूँ और मैं इनका एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी मैं क्रिएट कर सकता हूँ कि IBM कैन डू मोर बिजनेस विद इट, ठीक है ना। तो थिंक लाइक अ सेलर, सो दिस इज व्हाट आवर मोटिव इज कि हम एज अ सेलर सोचते हैं और हम देखते रहते हैं कि कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है और कहाँ पे हम अपनी अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को प्लेस कर सकते हैं। तो ये तो एक मैंने जनरल आपको बता दिया। मेरा जो रोल है वो मैं पहले जब हम एक्वायर हुए थे तो हमें इन्होंने ब्रांड टेक्निकल स्पेशलिस्ट का रोल दिया था कि हम ब्रांड, असल में ब्रांड कहते हैं एक स्पेसिफिक डोमेन को, ठीक है ना। तो जैसे इंटीग्रेशन एक डोमेन है, तो इंटीग्रेशन इज अ ब्रांड। AI, डेटा इन AI एक ब्रांड है, तो डेटा इन AI की टीम्स अलग हैं। पावर, IBM के डिपार्टमेंट है तो पावर के लोग अलग हैं। तो हम ब्रांड टेक्निकल स्पेशलिस्ट इन अ वे कि हम लोग इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट हैं। तो दैट मीन्स कि ब्रांड टेक्निकल स्पेशलिस्ट मीन्स कि ये सम स्पेसिफिक ब्रांड का स्पेशलिस्ट है, एंड दैट वाज फॉर मी इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो मेरा काम वही था। IBM में आने के बाद वही काम था कि भाई प्रेजेंटेशन देनी है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है, BOQ बनाना है, RFPs को रिस्पॉन्ड करना है, सेल्स साइकिल को सपोर्ट करना है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कस्टमर हमारे पास आते हैं कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम इवेल्युएट कर रहे हैं, तो वाई वुड वी चूज़ यू और व्हाट हैपेंस, थिंग्स लाइक दैट। सो हम जाके मतलब अपनी प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं, उसको उसके प्लस पॉइंट्स इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वी शुड विन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा काम है। और रिसेंटली फिर इन्होंने हमें एक टाइटल चेंज किया है, टाइटल अब नया टाइटल दिया है इस साल, कस्टमर सक्सेस इंजीनियर। ये टाइटल के पीछे IBM ने बड़ी अच्छी कह लें कि थोड़ी इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है और बड़ी तहकीक के बाद ये टाइटल डिज़ाइन किया गया है। इस टाइटल में ये बेसिकली मर्जर है प्री सेल्स, जो एक कह लें कि जो एक ट्रेडिशनल प्री सेल्स का जो रोल है उसको, और कस्टमर सक्सेस मैनेजर्स हुआ करते थे और हुआ करते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो उनका रोल जो होता है ना, कस्टमर्स के साथ कॉन्स्टेंटली लिंक में रहना और उनके साथ अपडेटेड रहना, उनके क्या मसाइल हैं उनको सॉल्व करना, उनको सपोर्ट दिलवाना, उनको गाइड करना, किस तरीके से एक्सपैंड करना है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, ये एक रोल होता है कस्टमर सक्सेस मैनेजर का। और ट्रेडिशनल प्री सेल्स जो मैं आपको बता चुका हूँ कि मतलब प्री सेल्स एक्टिविटीज़ को डील करना, इन दोनों को मर्ज करके कस्टमर सक्सेस इंजीनियर बना दिया। अब हम दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। हम ट्रेडिशनल प्री सेल्स भी कर रहे हैं, जो हमारे साथ मतलब आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग, प्रेजेंटेशंस, डेमोज, POCs, ये सारी चीज़ें भी हम कर रहे हैं। लेकिन साथ में हमारा काम ये भी है कि हम एज अ कस्टमर सक्सेस इंजीनियर हम कस्टमर्स के साथ हम बात करते हैं रेगुलरली, और हम देखते हैं कि क्या कस्टमर हमारी टेक्नोलॉजी को या हमारे प्रोडक्ट को सही तरीके से यूज़ कर रहा है, क्या उसने सही तरीके से डिप्लॉय की है, क्या उसको वो मतलब उसको एक्सपेंशन की ज़रूरत है, क्या वहाँ पे कोई और चीज़ ऐसी है। क्योंकि कस्टमर प्रोडक्ट बाय करने के बाद है ना, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि दे आर 100% साउंड इन इट, मतलब उनको वो इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, दैट डिपेंड्स कि उनके पास वो टीम है या वो पार्टनर्स हैं जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमारा ये काम होता है कि हम ये भी देखते हैं कि कस्टमर सही तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करे जैसा हम चाहते हैं, और हम उसकी प्री सेल्स की एक्टिविटीज़ को भी सपोर्ट करते हैं। सही, ये रोल है। ठीक है। थोड़ा अच्छा, मिसाल के मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मैंने मल्टीपल कंपनीज के अंदर काम किया, अब मेरा टारगेट IBM है, तो मैं कैसे क्रैक कर सकता हूँ ये? अच्छा, इसमें आपने ये भी बताना है कि स्पेसिफिकली किन रोल्स के अंदर मुझे जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने कंप्यूटर साइंस की है, ठीक है, मैं या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ या मैंने कोई IT के अंदर कुछ किया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं IT का ही बनता हूँ, मैं टेलीकॉम की नहीं बात कर रहा, सही है, फील्ड्स की नहीं बात कर रहा, ठीक है। तो आपने पहले तो कुछ रोल्स बताने हैं जिसके अंदर हम खुद को एडजस्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, या किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अगेन थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। मैंने IBM में अप्लाई करना शुरू किया था जब मैं टेक्नोलॉजिक्स में हुआ करता था। अच्छा। तो टेक्नोलॉजिक्स में जब मैं था तो मेरे बहुत सारे कुछ दोस्त थे, कोलीग्स थे
जो उस टाइम पे IBM में अप्लाई कर रहे थे और उनका IBM में हो गया, मेरे सामने सामने वो IBM में चले गए, IBM पाकिस्तान में। तो मैं सोचता था कि यार मैं भी IBM में जाऊं, क्योंकि IBM एक बड़ा नाम है, लेकिन मुझे वो ब्रेक थ्रू उस टाइम पे नहीं मिला। मुझे अभी भी IBM करियर्स की अपनी पुरानी ईमेल पे जो है ना वो ईमेल्स आती रहती हैं कि अप्लाई फॉर दिस जॉब एंड दिस जॉब, योर रोल मैचेस विद दिस एंड ऑल, जबकि मैं ऑलरेडी अब IBM का पार्ट हूँ। तो एक चीज़ तो मेरा ये मानना है कि चीज़ें जो है ना वो अपने वक्त पर होती हैं, अल्लाह की तरफ से कुछ, चूँकि हम मुसलमान हैं, हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि रिस्क, ये सारी चीज़ें जो है ना ये अल्लाह की तरफ से वक्त के साथ और नसीब के साथ मिलती हैं। तो अगर कोई अप्लाई कर रहा है और उसका नहीं हो रहा है, डज नॉट मीन कि इट विल नेवर हैपन, इट मे बी इट्स नॉट हैपनिंग फॉर अ रीज़न, ठीक है ना। अगर मैं उस वक्त IBM पाकिस्तान में होता तो मैं IBM सऊदी अरेबिया में कभी ना होता, ऑफ कोर्स मैं फिर उधर ही होता। तो मेरी लाइफ में जो चेंजेस आई हैं दैट वर मेंट टू टेक मी हियर, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, वैसे अगर हम टेक्निकली स्पीकिंग के अप्लाई कैसे करना चाहिए और क्या कुछ है, तो देखिए इंटरव्यू प्रोसेस से तो मैं गुजरा नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक जो ट्रेडिशनल जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है उससे मैं नहीं गुजरा, ठीक है ना। तो इंटरव्यूज़ वगैरह हमारे नहीं हुए, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो काम करना है ना वो आपने ये करना है कि किसी भी कंपनी के करियर्स का जो पेज होता है उसको आपने अच्छे से एक्सप्लोर करना है। अब आप IBM करियर्स पे चले जाएं, ठीक है, और उस पर आप कंट्री वाइज जहाँ भी आप टारगेट कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान है या कोई और मुल्क है, आप जो टारगेट कर रहे हैं उस कंट्री का फिल्टर लगा दें। तो इन बड़ी कंपनीज में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इनके रोल्स अक्रॉस द इंडस्ट्री, अक्रॉस द ग्लोब अवेलेबल होते हैं और आते रहते हैं। ऐसा नहीं होता आज नहीं है तो 2 महीने में कोई नया रोल आ जाता है। तो आप उन रोल्स को फिल्टर आउट करें कि जो आपकी एक्सपर्टीज से या आपकी एस्पायरेशन से मैच करता है। आप क्या बनना चाहते हैं? आपने सोचा यार मैं जो है ना वो डेटा एंड AI के अंदर कुछ नाम कमाना चाहता हूं, तो ऑफ कोर्स आप डेटा एंड AI से रिलेटेड जो भी 5-6 जॉब्स जो नजर आएंगी उनको आप अपने सामने रखेंगे। तो और ये सिर्फ IBM पे नहीं होता, ये सारी कंपनीज के हवाले से मैं जनरल बता रहा हूं। तो जब आप उन रोल्स को जब निकालते हैं कि यार सीनियर AI कंसल्टेंट या सीनियर डेटा एंड AI स्पेशलिस्ट या मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, उसमें फिर उस रोल के बारे में कुछ डिटेल्स लिखी हुई होती हैं कि क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप उसमें गो थ्रू करें उनको, और उसमें आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे आती हैं वो आप लिख लें, और जो नहीं आती हैं वो भी आप लिख लें, और अपनी CV को थोड़ा सा उस रोल के अकॉर्डिंगली एक तो अपडेट करें कि क्या चीज़ ऐसी है जो उस आपको पता है कि मुझे आती है, लेकिन आपने वो अपनी CV में मेंशन नहीं की हुई, या वो कीवर्ड्स, टेक्निकल कीवर्ड्स आपने अपनी CV में कहीं नहीं लिखे हुए। अब क्या होता है, हम यूनिवर्सिटी से जब निकलते हैं ना, हमारी बहुत बेसिक सी CV होती है, हमने लिख दिया आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, ये वो फलाना, इस तरीके से तो हमारी CV आगे नहीं जा पाती। लेकिन जब आप जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख के उसको जब आप लेके आते हैं ना, अपनी CV पे ट्रांसलेट करते हैं, तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। अच्छा, फिर उसमें फिर आपको ये पता चल जाएगा कि इंडस्ट्री क्या मांग रही है, उसका क्या लेवल है, ठीक है, उसकी डेप्थ मुझे कितनी चाहिए, क्या मुझे 2 साल के एक्सपीरियंस में ये इतना काफ़ी है, या ये चीज़ ऐसी है कि मुझे जब तक 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक मैं अप्लाई नहीं कर सकता। फिर साथ ही उसी रोल के अंदर लिखा हुआ होता है कि वी रिक्वायर मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, वी रिक्वायर मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, या समवन हु हैज़ ऑलरेडी लेड अ टीम ऑफ 5 members, ठीक है ना, वो टीम लीड वाली पोजीशन है। तो आपको उस रोल के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। आप उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा एक स्टेप बैक लें, अपने आप को प्रिपेयर करें, उन टेक्नोलॉजीज पे जिसमें आपकी थोड़ी लैकिंग है उस पे आप अपना काम करें। ऑनलाइन कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशंस है, वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस, ठीक है ना, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस आप निकालें, बैजेस होते हैं जो क्रेडिटली और उस पर मिलते हैं आपको सर्टेन कोर्सेज करने पे, तो बैजेस अर्न करें, सर्टिफिकेशंस करें, थोड़ा लिंक्डइन पे अपनी प्रेजेंस को बढ़ाएं, ठीक है ना, तो आपका प्रोफाइल ऑटोमेटिकली ग्रो करता है इस डोमेन के अंदर। एंड देन not necessary कि if you apply at IBM or Google or wherever, Amazon or AWS, they will pick you, maybe they will not, ठीक है ना, don't be disheartened, but you come to know कि उनका क्या इंटरव्यू प्रोसेस है, maybe they'll select for interview and maybe you get rejected, but still you learn a lot with these big companies, और वो आपको एक कह लें कि एक एक्सपीरियंस देते हैं कि आप जो है ना छोटी कंपनीज में, जो उससे स्मॉलर स्केल की कंपनीज हैं, उसमें आप बहुत इजीली अपने आप को मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं, अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आप जब एक पूरे जर्नी से गुजर के आते हैं ना, तो यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, इवन दो कि उस वक्त आपको लगता है कि अबे यार इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अब तो मतलब ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है।
आई हैव बीन देयर, ठीक है ना। मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने बहुत सारे कंपनीज में इंटरव्यू दिए थे। एक नाम मैं शेयर करूंगा, दो नाम शेयर करता हूं, एफिनिटी और 10 पर्ल्स, ठीक है ना। इन दोनों कंपनीज में मैंने अपने अर्ली करियर में मैंने इंटरव्यूज दिए थे। मैंने 3rd 4th राउंड ऑफ इंटरव्यू तक पहुंचा था, ठीक है ना। और फॉर सम रीजन आई गॉट रिजेक्टेड, ठीक है ना। तो उस वक्त ये लगता था कि यार मतलब बिल्कुल ही बर्बाद हो गए ना मतलब क्या ही करेंगे, अब तो आगे कुछ बचा ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर मुझे पता होता उस टाइम पे कि यार एक वक्त आएगा मैं बड़ी कंपनीज के साथ काम करूंगा, मैं बड़े लोगों के साथ उठता बैठा रहूंगा, तो मैं सोचता कि मैं उस वक्त फिर केयर फ्री हो जाता। तो चीज़ें आपको पता नहीं होती कि व्हाट फ्यूचर होल्ड्स। आप अल्लाह से मांगे, अपनी मेहनत पूरी करें, और इंशाल्लाह जो नसीब में है वो कहीं नहीं जाता, वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी जगह पे मिल के रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपने मल्टीपल डोमेन्स में काम किया, इन अ सेंस आप जिस सेक्टर्स में काम किया वो बैंकिंग सेक्टर भी है, ठीक है, उसके बाद एविएशन सेक्टर भी हम कह सकते हैं, हाँ, कुछ कस्टमर्स एविएशन के, आप टेलीकॉम से रिलेटेड भी कह सकते हैं। तो इन अ सेंस आपने क्या सीखा है तीनों सेक्टर्स के अंदर? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बैंकिंग सेक्टर पे, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक के जितने भी बड़े बैंक्स हैं, ऑब्वियसली आप पहले ही आउटसोर्स थे, मैं कैसे अप्रोच कर सकता हूँ इन बैंक्स को कि यार मुझे हायर कर लो? अच्छा, बैंकिंग सेक्टर में तो ये है कि यहाँ पे जो है ना हर डिपार्टमेंट की हायरिंग डिफरेंट अंदाज से होती है, ठीक है। पाकिस्तान का तो मुझे नहीं इतना इल्म, सऊदीया के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जैसे बैंक बिलादी की एग्जांपल ले लेते हैं या किसी और बैंक की, तो जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट है, उसमें कुछ 4-6 लोग हैं। मिडिल वेयर का अलग डिपार्टमेंट है, बैक एंड के अलग लोग हैं। बैक एंड में फिर कोर बैंकिंग आ गया, या फिर डेटाबेस वाले हो गए, डीबीएस वगैरह हो गए, या सपोर्ट वाले हो गए। बहुत सारे मतलब अनगिनत डिपार्टमेंट है बैंक्स के अंदर, तो मतलब इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, ठीक है ना। तो बैंक्स में ये होता है कि द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री विल बी कि आप अपने डोमेन के लोगों को अप्रोच करें ऑन लिंक्डइन, ठीक है। जैसे अगर मैं इंटीग्रेशन का हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं कह लें कि सऊदी नेशनल बैंक में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं सऊदी नेशनल बैंक की जब मैं पेज पे जाऊंगा मुझे उसके लोग मिलेंगे लिंक्डइन पे। उसमें कुछ 2-4 लोग होंगे जो इंटीग्रेशन के होंगे, या जो हेड ऑफ इंटीग्रेशन होंगे, या डायरेक्टर ऑफ इंटीग्रेशन होंगे, या डेवलपमेंट हेड होंगे। दे आर द की प्लेयर्स जो हायरिंग करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जाहिर है एक मैनेजरियल या डायरेक्टर लेवल पे जो बंदा होता है वो एक पोजीशंस क्रिएट करते हैं और वो हायरिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो आप उनको अप्रोच करते हैं, आप उनके थ्रू नेटवर्किंग करते हैं, और प्लस ये कि फिर आपको लो लेवल के भी लोग मिल जाते हैं कि भाई जो डेवलपर है। अब मैं अगर ऐसा डेवलपर बैंकल बिलाद में था, मैं खुद हायरिंग कभी नहीं करता, और ना ही बैंक मुझसे पूछ के कोई पोजीशन बनाएगा या बजट बनाएगा कि आपको एक बंदे की जरूरत है, नहीं है। हाँ, ये बस इतना मैं कर सकता हूँ कि हाँ, मैं अपने मैनेजर को कहूँगा यार हमारे पास जो वर्कलोड है, वी आर नॉट इनफ, वी नीड वन मोर गाय, ठीक है ना। तो मेरा मैनेजर अपना प्रोसेस फॉलो करेगा एचआर के साथ, डायरेक्टर के साथ, हेड ऑफ इंटीग्रेशन के साथ, या जिसके साथ भी कि भाई हमें एक बंदे की जरूरत है। तो वो प्लेसमेंट होगी, एक पोजीशन आ जाएगी मार्केट के अंदर, वैकेंसी आ जाएगी। तो वो जब वैकेंसी आती है तो ऑटोमेटिकली फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस वैकेंसी पे अर्ली अप्लाई कैसे करना है, वो यही है कि आपने अगर नेटवर्किंग की भी होगी ना, तो एक बंदा है XYZ, he knows that you are in this domain and you have a good presence on LinkedIn, आप आर्टिकल्स भी पोस्ट करते रहते हैं, या आप अपने कुछ ना कुछ काम शेयर करते रहते हैं। he knows you somehow back of the mind। जैसे ही उसके दिमाग में एक पोजीशन आएगी ना कि यार मुझे अपनी टीम के लिए एक बंदा चाहिए, तो he will think यार मेरे पास एक बंदा है, मे बी आई कैन इंट्रोड्यूस हिम, मैं इंटरव्यू कर लेता हूँ ये वो। और अगर वो ज़रा सा भी शेयर करते हैं कि वी हैव अ अपकमिंग पोजीशन इन दिस बैंक और इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, आप इमीडिएटली उनको DM में रीच करें। आप कहेंगे सर आई एम अवेलेबल, मेरा ये इंटरेस्ट है, मैं ये काम कर चुका हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, तो आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। राइट। अच्छा, काफ़ी मतलब आपने ये वर्ड यूज़ किया इंटीग्रेशन, कि किस तरह की इंटीग्रेशंस पे आप काम करते रहे, और कौन सी इंटीग्रेशन जहाँ पे ज़्यादा जिसके अंदर मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी कि यार मैं इस तरह की इंटीग्रेशन अगर कर लेता हूँ, इन अ सेंस कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना लेता हूँ, या कुछ मैंने इस तरह का कुछ एक्सप्लोर किया हो, सही तो है, मेरे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना। ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन फॉर द ऑडियंस के जिनको नहीं मालूम, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर देना, इंटीग्रेट कर देना। तो बेसिकली असल में इंटीग्रेशन काम कब करती है, काम तब करती है जो है ना,
एक आपने लेट्स सपोज कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका एक फ्रंट एंड है, वेबसाइट है या कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो आपका एक फ्रंट एंड चैनल है और एक बैक एंड है, ठीक है ना। अब मल्टीपल जब बैकएंड्स हो जाते हैं ना, जब बैकएंड में एक डेटाबेस अलग आ गया, कोई सर्वर अलग आ गया, कोई एप्लीकेशन अलग आ गई, एचआर सिस्टम आ गया, पेरोल सिस्टम आ गया, फाइनेंस आ गया, ऑडिट आ गया, बहुत सारी अलग अलग सीआरएम आ गया, ईआरपी आ गया, बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें क्या होता है कि आपका फ्रंट एंड जो चैनल है, मिसाल ले लेते हैं कि एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है, वो आपके बैकएंड से अलग अलग कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है ना। वो इससे कम्युनिकेट कर रहा है अलग एपीआई के थ्रू, इससे कम्युनिकेट कर रहा है अलग एपीआई के थ्रू, डिफरेंट चैनल्स हैं, किसी का फॉर्मेट अलग है, कोई कह रहा है कि भाई मुझे एक्सएमएल में चाहिए, कोई कह रहा है मुझे जेसन में चाहिए, अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, कोई कह रहा है मैं रेस्ट एपीआई है, कोई कह रहा है सोप एपीआई है, कोई कह रहा है मैं एसिंक पे काम करूंगा, क्यू मैनेजर्स के ऊपर मैं कम्युनिकेट करूंगा एसिंक। तो ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो इसमें बीच में आ जाता है मिडलवेयर इंटीग्रेशन। मिडलवेयर इंटीग्रेशन क्या करता है कि इट कनेक्ट्स एवरीथिंग फ्रॉम बैकएंड टू एवरीथिंग टू फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रॉम बैकएंड टू फ्रंट एंड सारी चीज़ों को आपस में मिला देगा, ठीक है, सारी चीज़ों के लिए कनेक्टिविटी ओपन कर देगा ऑन अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। तो उसमें ये होगा कि हम डिसाइड कर लेंगे कि भाई बैकएंड भले अलग अलग तरीके से बात करते हैं, अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट्स है, किसी का सिक्योरिटी कुछ है, किसी के फॉर्मेट कुछ है, किसी का टाइप कुछ है, डेटा कह लें कि स्ट्रक्चर अलग है, बट फ्रंट एंड का पोर्टल वो एक अपने फिक्स फॉर्मेट में जेसन में ओपन एपीआई के ऊपर आपसे कम्युनिकेट करेगा। आपका काम है कि आप उसको कन्वर्ट करेंगे, मैप करेंगे टू स्पेसिफिक बैकएंड्स, और उसमें फिर आप डिफाइन कर देते हैं एपीआईज के ऊपर कि भाई अगर ये फंक्शन आईडी है तो ये यहाँ जाएगा, ये चैनल आईडी है तो ये यहाँ जाएगा, या वो बता देगा कि ये एपीआई है तो इस एपीआई में आपने डिफाइन कर दिया मेरे 3 स्टेप्स हैं कि फर्स्ट स्टेप गो टू डेटाबेस एंड चेक वैलिडेट विद द कस्टमर डेटा, सेकंड स्टेप टू फेच सम ऑर्डर डिटेल्स, एंड थर्ड स्टेप टू प्लेस ऑर्डर इशुएंस रिसीव्ड और समथिंग। एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये क्या है कि ये पूरा एक जो बैकएंड से जो 3 स्टेप 4 स्टेप ऑर्केस्ट्रेशन हुई ना, कि आपने पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये, इसको हम कहते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। तो आपने जो ऑर्केस्ट्रेशन की ना, ये मिडलवेयर के थ्रू होती है। तो ये क्या होता है कि फ्रंट एंड्स को बहुत ईजी हो जाता है। फ्रंट एंड एक दफ़ा आपकी एपीआई को कॉल करता है और आप पूरा जो है ना बैकएंड से सारी चीज़ें बारी बारी करके और उसको एक फाइनल रिजल्ट दे देते हो। राइट। तो आपके फ्रंट एंड को क्या होता है कि यार मेरी 4 कॉल्स बच गई, और बैकएंड को क्या होता है कि मुझे अब ये ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक ऑर्डर आईडी था, ये कहाँ कहाँ कॉल हुआ, किस किस ने कॉल किया, किसने डेटा इसका रिट्रीव किया, क्योंकि सारा कुछ मिडलवेयर से होते हुए जा रहा है। सो मिडलवेयर हैज़ एवरीथिंग, वो की एक सब पे नज़र रखे हुए और सब मेरे थ्रू ही हो रहा है। तो मिडलवेयर एक्ट्स लाइक दैट। तो ये मेरा डोमेन है मिडलवेयर इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसी के ऊपर हम डेवलपमेंट की थी। तो अगर हम बैंकिंग में एग्जांपल ले लेते हैं वेरी क्विकली, कि जब बैंकिंग में मिडलवेयर होता है ना, तो बैकएंड में कोर बैंकिंग भी है, कार्ड्स भी है, अकाउंट्स भी है, और भी डोमेन्स और भी सिस्टम्स हैं, और फ्रंट एंड में आपका एटीएम भी है, कॉल सेंटर भी है, मोबाइल बैंकिंग भी है, इंटरनेट बैंकिंग भी है। अब आप कहीं से भी जब लॉग इन करते हैं या कहीं से भी अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है आपकी कस्टमर इंफॉर्मेशन। तो एक कॉल आती है मिडलवेयर को, मिडलवेयर फटाफट जो है ना अकाउंट्स को एक सिस्टम को कॉल करके आपके अकाउंट इंफॉर्मेशन लेके सेंड कर देता है। फिर आपकी कॉल आती है कि भाई आई वांट टू विथड्रॉ 500 रियाल, तो विड्रॉल की रिक्वेस्ट आती है एटीएम से, और वो जाती है यहाँ पे कार्ड्स के ऊपर। पहले आपका कार्ड ऑथेंटिकेट होता है, कार्ड ऑथेंटिकेट होने के बाद वो जब यहाँ से सक्सेसफुल हो जाती है तो मिडलवेयर उसी कॉल को कैश ट्रांजैक्शन पे ले जाता है कि भाई अब इसके विड्रॉ कर दो, अकाउंट में से विड्रॉल कर दो। वो देखता है बैलेंस है, ठीक है भाई बैलेंस है, काट लो, पैसे वैसे काट के इसको ओके करता है। ये मिडलवेयर कॉल बैक देती है कि भाई ये सक्सेसफुल हो गया, तो एटीएम क्या करता है कि 500 रुपये निकाल के आपको दे दिए। तो ये जो पूरा एक साइकिल है ना, अब इसमें आप हर फंक्शन इमेजिन कर ले, आप लॉग इन कर रहे हैं, आप अपने अकाउंट्स चेक कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, कार्ड्स देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एनी एक्टिविटी इट इज हैपनिंग थ्रू अ सिस्टम, वो मिडलवेयर है। क्योंकि मिडलवेयर जो है ना सारे बैकएंड्स को कम्युनिकेट कर रहा है एक साथ। ठीक है, तो ये सीन है। अच्छा, जैसे मैं पाकिस्तान में काम करता था ना, तो वहाँ पे फ्रंट एंड भी मैं ही हूँ, बैक एंड भी मैं ही हूँ, डिप्लॉय भी मैं कर रहा हूँ, टेस्ट भी मैं कर रहा हूँ। सही है। तो बंदा ना उस वक्त फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। सही। मैं सिर्फ फ्रंट एंड ही करना चाहता हूँ, ये मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नहीं होता, हर चीज़ की डिफरेंट डोमेन्स होती है। बिल्कुल। कि एक डेवऑप्स इंजीनियर क्या करेगा, एक फ्रंट एंड डेवलपर क्या करेगा, समहाउ बैक एंड
डेवलपर क्या करेगा। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में कुछ कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनी हुई है? अगर मैं अफिनिटी की बात करूं या 10 पर्ल्स की बात करूं, क्या वहाँ पे भी इसी तरह से स्ट्रक्चराइज चीज़ें हैं जैसे हम यहाँ पे अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं या अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो? अच्छा देखिए, 10 पर्ल्स और एफिनिटी ये दोनों तो जो है ना, ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, ठीक है ना। तो इनका तो इंटीग्रेशन से कोई खास डायरेक्ट ये इंटीग्रेशन तो यूज नहीं करेंगे। जनरल बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैं 5 साल से मल्टीपल चीजें ही करता जा रहा हूँ, मेरी एक स्पेसिफिक डोमेन नहीं है। अच्छा, इसमें जो है ना, ये आपने बहुत अच्छी जैसे बात की। स्पेसिफिक डोमेन थी मिडिल में, आपको एक अपॉर्चुनिटी एकदम मिल गई, एक स्पेसिफिक, मैं ना फ्रंट एंड हूं ना बैक एंड हूं, बस मैं एक बड़ी कंपनीज देखती भी, बड़ी कंपनीज में यही होता है। एक्सपीरियंस क्या है, यानी कि आपने एक ही चीज पे काम किया, एक ही फोकस था। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो है ना होता ये है कि जो छोटी कंपनीज होती है ना, कोई भी छोटा प्रोडक्ट ओनर है, जैसे मिसाल ले लेते हैं पाकिस्तान में, एग्जांपल है दराज की या किसी और की, या यहाँ पे आप एग्जांपल ले लें किसी भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आई डोंट नो कि दे आर यूजिंग अ मिडलवेयर और नॉट, सो इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन हम रैंडम किसी भी कंपनी के बारे में अगर बात करें जिसके पास मिडलवेयर इंटीग्रेशन नहीं है, राइट, मिडलवेयर इंटीग्रेशन के अपने जो है ना प्रोडक्ट्स होते हैं, तो जिनके पास प्रोडक्ट्स नहीं है ना, वो जिनके पास अपने एपीआई गेटवेज नहीं है, जिनके अपने मिडलवेयर के वो नहीं है, वो क्या करते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट इंटीग्रेशन बनाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट इंटीग्रेशन का काम ये होता है कि वो जो है ना .NET पे एपीआई बना रहा है, .NET पे ही फ्रंट एंड से भी कम्युनिकेट कर रहा है, बैक एंड से भी कर रहा है। जो आपकी वाली बात कि एक बंदा का .NET डेवलपर है ना, वो फ्रंट एंड भी बना रहा है, वो बैक एंड भी बना रहा है, वो उधर भी कम्युनिकेट कर रहा है, इधर भी कर रहा है, उसकी खिचड़ी बनी हुई है। इवेंचुअली इट बिकम्स अनरिलायबल फॉर द कंपनी इटसेल्फ, फॉर द प्रोडक्ट इटसेल्फ। एक वक्त आता है कि आप इसको स्केल नहीं कर पाते हो, या आप इस कोड को मैनेज नहीं कर सकते हो, ये अनबिलीवेबली कॉम्प्लेक्स हो जाता है एक वक्त के बाद। तो ऐसी कंपनीज को ही हम पिच करते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट इतना मुश्किल होता जा रहा है, और कंपनीज खुद भी आती हैं कि यार हमने .NET पे या जावा पे या पाइथन पे हमने ये डेवलपमेंट की थी, बट वी आर नॉट एबल टू मैनेज इट, इट्स अनबिलीवेबली कॉम्प्लेक्स, और हम जो है ना अब उसको स्केल भी नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास फेल ओवर्स उसके वो नहीं हो रहे हैं, ठीक सही तरीके से मैनेज नहीं हो रहे हैं, अगर कोई डिजास्टर होता है तो रिकवरी नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें, तो वहीं पे हम प्लेसमेंट करते हैं। तो अगर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं अगर सोचता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं एक स्पेसिफिक डोमेन में फिक्स हो जाऊं, तो सबसे बड़ा जो है ना काम वो ये हो सकता है कि आप छोटी इंडस्ट्रीज को पिच ना करें, आप अपने आप को प्रेजेंट ही बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस को करें। जैसे पाकिस्तान में बैंक्स हैं, दे डेफिनेटली हैव मिडलवेयर, whether it's IBM or whether it's anyone else, ठीक है ना, they definitely have a middleware in place, ठीक है ना। और मैं पाकिस्तान में कुछ बैंक्स के साथ IBM मिडलवेयर प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं काम कर चुका हूँ, जैसे टेलकोज, यूफोन, जैज, टेलीनॉर, वॉटेवर। यहाँ पे अगर एग्जांपल ले लें STC, मोबाइलीज हैं, सबके पास मिडलवेयर है, क्योंकि दे कैन नॉट ऑपरेट दिस बिग लेवल ऑफ जाइगेंटिक लेवल ऑफ स्केल विदाउट हैविंग प्रॉपर टीम्स फॉर ईच डोमेन। उनके यहाँ ये हो ही नहीं सकता कि एक ही बंदा जो है ना वो फ्रंट एंड भी है, वो बैक एंड भी है, और डेवऑप्स भी है, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनके ऑपरेशंस बहुत बड़े होते हैं। तो आप ऐसी इंडस्ट्री को और ऐसी कंपनी को आप पिच करें, अपने आप को जाके आप एम्प्लॉय करवाएं वहाँ जाके, जहाँ पे आपको पता है कि दे हैव स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स फॉर एवरीथिंग। अगर आप छोटी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको शुरू में ये चीज़ें मिलेंगी। तो आपको क्या लगता है ऐसा रगड़ा मिलना चाहिए वैसे, ये जो मिलता है शुरू में? हाँ, ये ज़रा मुश्किल सवाल है। ये थोड़ी वैल्यू ऐड करता है लाइफ के अंदर। यार देखिए, कुछ हद तक तो इनिशियल लेवल पे फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए अच्छा होता है, कुछ हद तक हम कहते हैं कि यार आपको लर्निंग मिल रही है, आप भले पैसे कम कमा रहे हो या पैसे आपको अच्छे मिल भी रहे हैं, लेकिन आपको वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, एक बात ये है कि वर्कलोड और वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना, ये वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू में हम इसको सीरियसली इतना नहीं लेते, एक्चुअली हम एनर्जेटिक होते हैं ना, हम कहते हैं कि कोई बात नहीं है, रगड़ा मिल रहा है, कोई बात नहीं, मैं सीख रहा हूँ, हम सीख रहा हूँ कि नैरेटिव में जो है ना हम बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं, और हम ये सोचते हैं बस सीखता ही रहूँगा, भाई कमाना भी है ना। तो इट्स नॉट कि इन दी एंड हर बंदा कमाने, पेट पूजा करने के लिए, हर बंदा अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, और इसमें कोई भाई CEO भी जो है ना वो कमाने के लिए ही बैठा है, वो आपके फायदे के लिए थोड़ी बैठा है। तो हर बंदा कमाने के लिए आया, आप भी कमाने के लिए, मैं भी कमाने के लिए आया हूँ। तो it's good to have some sense of reality कि
मतलब कब तक लर्निंग अच्छी है और कब आपको लर्निंग से निकल के अर्निंग पे जाना है। बिल्कुल। ऐसा ना हो कि आप लर्निंग के चक्कर में जो है ना 4-5 साल बर्बाद कर दो और आप वो जंप ही ना कर पाओ जो आपके लिए करियर को चेंज करने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए ज़रूरी थी। अच्छा, जैसे आपने जंप की बात की ना, अगर मैं शादीशुदा नहीं हूँ, हाँ। तो मैं तो सोचूंगा यार अच्छे पैसे मिल रहे हैं, स्विच मार दे। ठीक है, कोई रिस्क वाला सीन ही नहीं है। बिल्कुल। जब आप फैमिली वाले बंदे हो जाते हो ना, तो आप सोचते हो बिल्कुल। कि यार ये यहाँ पे तो वैसे ही आपको पता है कुछ मसले हैं, जैसे आपने टैक्स वगैरह पे करना होता है, फैमिली डिपेंडेंट है आपके वीज़ा के ऊपर, आपने स्विच किया, वहाँ पे समझ नहीं आया, आप तो जाएंगे पीछे फैमिली भी, ठीक है। तो ये कैसे डिसीजन बंदा ले सकता है? ये डिसीजन ऐसे लेते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अपनी फील्ड के लोगों से, अपने सीनियर्स से ख़ास तौर पे, और इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ अगर सऊदीया में जॉब स्विच कर रहे हैं तो सऊदीया वालों ही से मशवरा करें। आपके दोस्त यार, आपके सीनियर्स, आपके ख़ानदान वाले, आपके भाई कज़न जो यूएस में है, कनाडा में है, यहाँ है, वहाँ है, वेस्ट में, यूरोप में, कहीं पर भी हैं, आप उनसे मशवरा करें। इवन के पाकिस्तान के भी जो लोग हैं, आप उनसे इंडस्ट्री स्विच अगर कर रहे हैं, कोई जॉब स्विच कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो आपके खैर ख्वाह हैं, जो आपको पता है कि यार ये मुझे मुखलिस मशवरा देंगे, आप उनसे मशवरा ज़रूर करें सबसे पहले। तो आपने जैसे यहाँ पे कंटिन्यू किया बैंक बिलाज के साथ, जी हाँ। ठीक है, फिर आप ट्रांसफ़र हो गया IBM। जी हाँ। तो वो कितना इजी प्रोसेस है ट्रांसफ़र एक कंपनी से दूसरी कंपनी में? अच्छा, ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन अब हो गया है। पहले थोड़ा सा मुश्किल था, जब मैं शुरू में 2018 में आया था और कोविड तक थोड़ा सा मुश्किल था। फिर गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने किवा के नाम से जो है ना एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आपको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स आपके आते हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और उसी के थ्रू फिर आप जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट, नया कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सेप्ट करते हो, पुराना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है या टर्मिनेट करते हैं, उसी के थ्रू आप नोटिस पीरियड देते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस जो है ना स्ट्रीमलाइन हो गया है, और ये मुझे लगता है पहले से बेहतर हो गया। जैसे मैंने कुछ सुना है कि अमेरिका के अंदर आप अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो आप मुझे आके कह सकते हो कल से ना है, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे सिनेरियो नहीं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रोबेशन पीरियड उसके अंदर मेंशन होता है, आप उस प्रोबेशन पीरियड में कंपनी निकाल सकती है, आप भी छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। प्रोबेशन पीरियड के बाद आप छोड़ के जाते हो, आपकी रिमेनिंग जो सैलरी होती है मंथ्स की, वो कंपनी पे करेगी। बिल्कुल। मुझे पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, ठीक है, अगर मैं छोड़ के जाना, डैमेजेस पे करना। तो अगर तो कंपनी निकाल रही है तो कंपनी भी पे करेगी। बिल्कुल। इसमें ये होता है ना कि इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या होता है कि ये केवा के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ लिंक हो जाते हैं। राइट। तो ये क्या होता है, ये राइट्स प्रोटेक्शन के लिए बनी है कि भाई आपके भी कुछ राइट्स हैं एज अ एम्प्लॉई और मेरे भी कुछ राइट्स हैं एज अ एम्प्लॉयर। कल को आप मुझे छोड़ के भाग जाओ कि यार भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा और मैं जा रहा हूं, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। सिमिलरली ये नहीं हो सकता कि मैं आपको फायर कर दूं एकदम से और मैं कहूं कि सलाम वालेकुम कल से मत आइएगा। तो ये पाकिस्तान में तो होता है, लेकिन और आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप कंज्यूमर कोर्ट जाओगे, किधर जाओगे, क्या कुछ कर लोगे, और कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ये जो सिस्टम बनाया ना, ये बहुत अच्छा सिस्टम है राइट्स प्रोटेक्शन के लिए। तो इसके थ्रू क्या होता है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को आप कंप्लेन कर सकते हो कि यार मेरे ये राइट्स थे और ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, मैंने इस तरीके से जो है ना एम्प्लॉयमेंट इख्तियार की थी, और अब मैं अगर छोड़ रहा हूँ या मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे टर्मिनेट कर दिया तो ही शुड टेक केयर ऑफ दिस एंड दिस क्लॉज, ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट अलाइंड कह लें और एक सिस्टम है जो कि दोनों पार्टीज़ के राइट्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, अगर दोनों पार्टीज एग्री करती हैं ना, जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिली, एम्प्लॉयर कहता है यार इसको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, मैनेजर ऊपर बात करता है, किसी समहाउ ये होता है कि फिर अगर दोनों पार्टी एग्री करती हैं तो आप इजीली स्विच कर सकते हैं। तो ये बस है, लेकिन मुझे ना समहाउ ये एक चीज़ अच्छी भी लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि बंदा जुड़ भी जाता है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें करना क्या चाहिए। इसमें करना ये चाहिए कि देखें, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को पहले तो अच्छी तरीके से समझ लें, उसमें क्या रेजिग्नेशन के और टर्मिनेशन के क्या क्लॉज हैं। अगर किसी बंदे को नई अपॉर्चुनिटी आती है तो मेरे ख्याल से ऐसा तो बहुत रेयरली पॉसिबल है कि उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड के टाइम पे ही नई एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जून में खत्म हो रहा है और जून में ही आपको नई अपॉर्चुनिटी मिले। इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी दिसंबर में मिले, फरवरी में मिले, अगस्त में मिले, वेरेवर। अब नई जो अपॉर्चुनिटी मिली है, दे विल नॉट वेट फॉर यू टू फिनिश दिस कॉन्ट्रैक्ट 6 months, 8 months, 10 months, because they need a person right now. मैक्सिमम दे विल वेट इज मे बी 30 और 60 days जो नोटिस पीरियड है, जो लीगल नोटिस पीरियड है। तो इसमें फिर क्या करते हैं कि किसी भी बंदे को मैं क्या एडवाइस करता हूं कि भाई आप सबसे पहले जो है ना नए एम्प्लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट मंगवाएं केवा के ऊपर। आपने जो ईमेल पे ऑफर एक्सेप्ट किया ना, दैट इज ओके, दैट इज वेल एंड गुड, बट इट इज नॉट अ लीगल बाउंड
बाइंडिंग, लीगल बाइंडिंग बिटवीन यू एंड मी, ठीक है ना, नए एम्प्लॉयर के दरमियान और आपके दरमियान क्या लीगल बाइंडिंग है? कुछ भी नहीं है। द ऑफर डज नॉट मेक अ लीगल बाइंडिंग। तो आप क्या कहते हैं, आप कहेंगे उनसे कि भाई आप जो है ना मुझे केवा पे कॉन्ट्रैक्ट भेजें। जब वो आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली विदाउट इवन टर्मिनेटिंग और रिजाइनिंग योर करंट कॉन्ट्रैक्ट, ऑटोमेटिकली नहीं टर्मिनेट नहीं होगा। हाँ। वो नोटिस पीरियड पे चला जाएगा। अच्छा, करंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और आपके एम्प्लॉयर को एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि भाई इसने जो है ना नोटिस पीरियड स्टार्ट किया एंड ही इज समहाउ गोइंग, ठीक है ना, तो उनको भी पता चल जाएगा। फिर आप उसी दौरान एक्सेप्ट करते हुए या एक्सेप्ट करने से पहले एक ईमेल भी डाल दें अपने ज़र से। ऑफ कोर्स आप अपने लाइन मैनेजर से, एचआर से आप बात कर लें और आप उनको ईमेल कर दें कि सर मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ और मैं जो है ना नोटिस पीरियड पूरा करके हैंड ओवर करके नॉलेज ट्रांसफर करके और मैं चला जाऊँगा। तो ये चीज़ें मुझे उस वक्त बतानी चाहिए अपने मैनेजर को, तब मुझे कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, जब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। ये ना पहले बता दो। हाँ जी, अब मैं इसमें आपको बताता हूँ मसले क्या होते हैं। बाज़ औक़ात कुछ एम्प्लॉयर क्या कहते हैं, नई, जैसे आप इधर काम कर रहे हैं, नई जगह से ऑफर आती है, वो कह रहे हैं कि यार अभी नहीं भाई, अभी हम आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेज सकते, आप ये काम करें कि अपनी करंट कंपनी को रिज़ाइन कर दें और जब आपका नोटिस पीरियड ख़त्म होने वाला होगा ना, जब 5 दिन रह जाएंगे, जब आप ज्वाइन करने वाले होंगे, तब आपको हम केवा के कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे। ये चल तो जाता है और ऐसा होता भी है और सक्सेसफुली ट्रांसफ़र भी हो जाता है, लेकिन ये तब पॉसिबल होता है कि आपकी अगली कंपनी बहुत सॉलिड होनी चाहिए, वो बैक ऑफ ना करे। ऐसा तो नहीं है कि वो आपने यहाँ से रिज़ाइन किया और 1 महीने, अभी 2 महीने का नोटिस पीरियड है आपका, ठीक है, आपने रिज़ाइन कर दिया और आप नोटिस पीरियड दे रहे हैं और 1 महीने बाद इन्होंने कहा कि यार वो पोजीशन जो है ना वो तो ख़त्म हो गई, तो अब आप क्या करेंगे? आप तो रोड पे आ गए, आप ना उधर के रहे ना इधर के रहे। तो ये बहुत होता है। इसमें सक्सेसफुल केस भी होते हैं, अच्छी कंपनीज होती हैं वो बैक ऑफ नहीं करती, वो कहती हैं हाँ 50-50। आप अपनी तसल्ली, अब आपने अपनी इवैल्यूएशन करनी है कि क्या मैं अगले एम्प्लॉयर पे इतना भरोसा कर सकता हूं कि वो बैक ऑफ नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि दे आर ट्रस्टेड इनफ, तो आप रिजाइन करें, अपना नोटिस पीरियड पूरा करें और फिर आप आखिरी दिनों में उनसे कॉन्ट्रैक्ट मंगवा लें। जब आप आखिरी दिनों में कॉन्ट्रैक्ट मंगवाएंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे, आपका नोटिस पीरियड केवा के ऊपर दोबारा से शुरू होगा, क्योंकि आपने जो एक्चुअल जो नोटिस पीरियड दिया था वो तो ईमेल पे दिया था 60 डेज का, उसमें से लेट्स सपोज 55 डेज पूरे हो गए, 5 दिन रह गए, लेकिन केवा को तो नहीं पता। केवा के लिए तो आज आपने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया, एक्सेप्ट किया, तो वो 60 डेज का नोटिस पीरियड स्टार्ट कर देगा। फिर आपकी चूंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है अपने करंट एम्प्लॉयर के साथ, एचआर के साथ, आप उसको कहते हैं सर मेरा ऑलरेडी 55 डेज हो चुका है, ये हमारा एग्रीमेंट ये रहा ईमेल पे, आप अब मेरा केवा पे ऊपर नोटिस पीरियड कम कर दें, ठीक है, तो ये वो कम कर देंगे और फिर आपका ट्रांसफर हो जाएगा 5 दिन बाद। तो थोड़ा सा रिस्क होता है, तो यही है कि अगले एम्प्लॉयर पे ट्रस्ट करना है नहीं करना, ये आपको इवैल्यूएट करना है। अगर आपको लगता है कि यार इट्स अ बिग नेम और दे विल नॉट डू लाइक दैट कि बैक ऑफ कर जाए कुछ भी, तो ठीक है आप कर दें, पहले रिजाइन कर दें। अच्छा, सैलरी नेगोशिएशन के ऊपर बात कर लेते हैं। इन अ सेंस यानी कि जो नया बच्चा आता है ना, आपको तो अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो आप, हम जैसे लोग आज़ाद वीज़ा पे आ जाते हैं, पाकिस्तान के हालात से बड़े परेशान हैं, ठीक है, तो हम आज़ाद वीज़ा जो कि एक इलीगल है इन अ सेंस बस आ गए, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है, जॉब नहीं लग रही, बंदा बड़ा परेशान हो जाता है, फिर उसको जॉब मिलती है कि यार 5000 रियाल में आप काम करें, जी हाँ, उसको सही रगड़ा लगता है उस 5000 रियाल के अगेंस्ट, और जो मार्केट में पहले से एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, अच्छी सैलरी ले रहे होते हैं, वो देखते हैं यार इन्होंने तो मार्केट ही खराब कर दी है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद रिकमेंड नहीं करता कि 10,000 से नीचे तो काम ही नहीं करना चाहिए। आपका 3-4 साल का भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप फैमिली के साथ नहीं रह सकते ना, सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। 5,000 में तो यार यहाँ पे लेबर जो तबका है वो कमा लेता है 4-5 हज़ार। तो इसमें मतलब कि कैसे नेगोशिएशन करनी चाहिए कंपनी टू कंपनी? नेगोशिएशन ऐसे करनी चाहिए कि अच्छा यहाँ पे कंपनीज जो है ना, अगर आपको एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं, ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा पाकिस्तानी और इंडियन कंपनीज़ की, जो देसी कंपनीज़ कहलाती हैं, उनके जो एचआर वाले होते हैं ना, वो आपसे क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान में कितना कमाते थे, तो आप बोल देते हो कि यार मैं 50,000 कमाता था, मैं 2 लाख कमाता था। वो फ़ौरन से क्या करते हैं कि भाई 1 लाख डिवाइड बाय 75, वो कहते हैं अच्छा इसके बनते हैं, ये तो सिर्फ 1500-2000 रियाल बनते हैं ना, तो वो कहते हैं कि मैं आपको जो है ना 5,000 दे रहा हूँ या 6,000 दे रहा हूँ, देखो मैं आपको 3 टाइम्स दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले तो इस कन्वर्सेशन पे जाना ही नहीं है कि पाकिस्तान में कितना कमाते थे, क्योंकि पाकिस्तान की लाइफ अलग है, पाकिस्तान के एक्सपेंसेस अलग हैं। पाकिस्तान में अगर एक बंदा 1,50,000 2 लाख जितने भी कमा रहा है, उसका एक एक्सपेंस रेशो डिफरेंट है, उसका रेंट डिफरेंट फॉल करता है, उसके बिल्स डिफरेंट वो हैं, ट्रांसपोर्ट वहाँ पे डिफरेंट स्टाइल से ऑपरेट करता है।
तो इवेंचुअली भाई वहाँ पे तो 50,000 कमाने वाला, 80,000 कमाने वाला भी शायद 5,000 रुपये बचा लेता हो, या लाख रुपए कमाने वाला, चलो 80, आजकल महंगाई है, हम कह लेते हैं यार लाख सवा लाख रुपए कमाने वाला भी जो है ना कुछ सेविंग कर लेता है। यहाँ पे आप ख़ास तौर पे अगर फैमिली के साथ हैं या इवन अकेले भी हैं, तो मैं नहीं समझता कि 5-6 हज़ार रियाल में कोई बंदा इजीली सरवाइव कर सकता है। ख़ास तौर पे अगर वो एक पाकिस्तान में एक अच्छे बैकग्राउंड से आया हो, पाकिस्तान में उन्होंने अच्छी तालीम हासिल की हो, एक मिडिल क्लास, मैं ये नहीं कह रहा अपर क्लास, आप मिडिल क्लास के हैं, आपने एक नॉर्मल अपनी बसों में सवारी की है, मैं खुद बसों में सवार होके अपनी एजुकेशन हमने पूरी की है। ऐसा नहीं है कि हम गाड़ियों में घूमते थे और बड़े हमारे हाई फाई होते, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी रिक्शों में, बसों में और चिंचियों में, और ऐसा ही होता है सबका। तो मिडिल क्लास की अगर हम बात करें, लेकिन 5-6 हज़ार इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले इस कन्वर्सेशन पे जाना ही नहीं है, क्योंकि वो आपको ये जताएगा कि मैं तो आपको डबल ट्रिपल दे रहा हूँ। नहीं भाई, आप डबल ट्रिपल आप पाकिस्तान के हिसाब से क्यों देख रहे हो? क्या मैं पाकिस्तान में रह के काम कर रहा हूँ? नहीं, तो फिर आप मुझे पाकिस्तान की सैलरी से कंपेयर क्यों कर रहे हो? पाकिस्तान की सैलरी को आप छोड़ दें, आप बात करें यहाँ की, और आप बात करें मार्केट की। आप बोलें कि भाई आपने कैसे वो करना है, काउंटर करना है। आप कहें कि मैंने मार्केट में रिसर्च की है और मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मार्केट में ताल्लुकात भी हैं, और मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों को जानता हूं जो इस डोमेन में हैं, जो कि आपका डोमेन है, लेट्स से डेटा इन एआई या डेवलपमेंट या वेब व्हाटएवर। आप बोलें कि भाई इसका जो सैलरी ब्रैकेट है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 15,000 to 20,000 फॉर एग्जाम्पल, और इट फॉल्स समवेयर बिटवीन 15 to 25, और इट फॉल्स फ्रॉम और इट स्टार्ट्स फ्रॉम अबव 10,000, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले ये पिच करना है, उसके बाद वो थोड़ा सा संभलेगा, एचआर वाला जो आपसे निगोशिएट कर रहा है ना, वो समझ जाएगा कि भाई ये बंदा एम ही उठ के नहीं आ गया, इसको मालूम है चीज़ें, ठीक है ना। और फिर आप थोड़ा सा ये भी बात करें कि भाई यहाँ पे वैट भी है, आपके रेंटल आप देख लें। अब सिटी वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बंदा रियाद में अगर 20,000 कमा रहा है, वही बंदा हो सकता है कि उसी पोजीशन की ऑफर उसको दम्माम में 15,000 में मिल जाए, सेम रिसोर्स, ठीक है ना। एक कंपनी को 15,000 दम्माम में एक्सेप्टेबल है, लेकिन वही 15,000 रियाद में एक्सेप्टेबल नहीं है उस पोजीशन के लिए, क्योंकि रियाद के रेंट बहुत ज़्यादा है। रियाद का कम्यूट जो है, आपका ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा है, आपके ट्रैफिक में अच्छा खासा टाइम लगता है। आप गाड़ी में निकलोगे तो आप 2-2 घंटे ख्वार हो रहे हो ट्रैफिक में, तो आपका पेट्रोल खर्च हो रहा है, गाड़ी का खर्चा है, सारा कुछ है। तो आपने सिटी वाइज भी थोड़ा सा एवेल्यूएट करना है, सिटी को फैक्टर इन करना है, आपने फैमिली के एक्सपेंसेस को फैक्टर इन करना है कि मेरी क्या डिपेंडेंट, मेरे अगर एक बीवी और 2 बच्चे हैं, या एक बीवी एक बच्चा है, या सिर्फ बीवी है या नहीं है, मेरे माँ बाप हैं या जो भी हैं, आपने उन सारी चीज़ों को फैक्टर, खासतौर पर यहाँ पे जो डिपेंडेंट फीस है उसको लेके आपने कैलकुलेट करना है कि ये मुझे निकालनी है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट कितनी है? तकरीबन पर पर्सन 4,800 एक साल की है, तो 5,000 कह लें, 5,000 एक बंदे की है, ठीक है ना। तो अगर आपके साथ एक बीवी 2 बच्चे 3 लोग हो गए, तो आपने 15,000 साल का देना है, ठीक है ना। तो 15,000 साल का आपने वो अलग से टैक्स देना है। अनटिल अनलेस के कुछ हाई एंड कंपनीज होती हैं जो कहती हैं कि हम ये कवर कर लेंगे, तो वो एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर वो इतनी हाई एंड कंपनी होती तो वो 5-6 हज़ार आपको ऑफर ही ना करती, वो ऑफर ही आपको मार्केट कंपेरेटिव सैलरी खुद ही कर देते। तो आपने जो है ना बहुत एहतियात के साथ निगोशिएट करना है, और मेक श्योर करना है कि एचआर जो भी आपसे निगोशिएट कर रहा है वो आपके ऊपर सवार ना हो जाए। और आपने ये जाहिर नहीं करना कि आप बहुत डेस्परेट हो रहे हैं जॉब लेने के लिए, क्योंकि निगोशिएशन हमेशा जो है ना पोजीशन ऑफ पावर से होती है। अगर आप पहले से ही डेस्परेट हैं और मैंने देख लिया कि भाई इसकी तो लगी पड़ी है, ये तो ऑलरेडी पिसा हुआ है, ना इसके पास जॉब है, ना खाने के पैसे, ना रहने, ये रह दोस्त के पास रहा है, इसके पास कुछ भी नहीं है, मरता क्या ना करता, ये तो 2,000 में भी मान जाएगा। मैंने ऐसे लोग देखे, इंजीनियर्स, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 2-2 हज़ार की सैलरी पे काम कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे। इवन कि मैं कुछ लोगों को ये भी कहता हूँ कि यार आपको लिंक्डइन पे शो ही नहीं करना चाहिए ओपन टू वर्क। आप, मुझे लगता है कि वो आप खुद को डी वैल्यू कर रहे हो। जो बंदा आपको अप्रोच करेगा यार ये जॉब ढूंढ रहा है, ये मान जाएगा। अच्छा नहीं, ओपन टू वर्क डी वैल्यू, मैं नहीं कहूँगा कि डी वैल्यू हो रहा है इस सेंस में। ओपन टू वर्क, अच्छा मैंने रखा हुआ था जब मैं बैंक बिलाद में था, मैं ओपन टू वर्क था, तभी मुझे उन्होंने अप्रोच किया। ठीक है, हो सकता है क्योंकि मुझे जितनी भी जॉब्स मिली, इवन कि मैं जब टेक्नोलॉजिक्स में था तब भी मुझे लिंक्डइन के थ्रू ही जॉब मिली है। आप यकीन करें, मुझे सारी जॉब्स लिंक्डइन के थ्रू मिली है। लोग ये कहते हैं कि यार लिंक्डइन में कुछ नहीं होता, ये वो, कैसे, क्या क्रैक किया? मैं बताता हूँ आपको कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे नहीं पता कि इट विल वर्क फॉर ऑल और नॉट, ठीक है ना यार।
वही है कि लिंक्डइन पे थोड़ी सी प्रेजेंस होनी चाहिए, आपका प्रोफाइल अपडेटेड रहना चाहिए। हर 6 महीने में आप अपने प्रोफाइल को जो है ना विजिट करें और उसको थोड़ा सा रिवैम्प करें, ऑप्टिमाइज करें, उसमें कुछ नई चीज़ें डालें, कुछ नए कीवर्ड्स जो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है उस चीज़ों को अपनी प्रोफाइल में शामिल करें। थोड़ा सा कुछ अगर आपके पास कुछ नहीं है, लगता है कभी कभी शो ऑफ करना चाहिए कुछ चीज़ों में? बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, आईटी के अंदर तो खास तौर पे मुझे नहीं पता, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बिकॉज मैं उस फील्ड से नहीं, मुझे नहीं पता उनके बारे में क्या है। आईटी में 100% शो ऑफ करना चाहिए। इफ यू आर, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, इफ यू आर नॉट शोइंग ऑफ देन हाउ विल आई नो कि आपको ये कुछ आता है, या आप इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हो, या आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हो। ठीक है ना, मुझे एक बंदा चाहिए जो फॉरवर्ड थिंकर हो, जो आज इंटीग्रेशन पे तो काम करे, लेकिन कल को अगर मैं उसको कुछ नई टेक्नोलॉजी दूं तो उसको आनी चाहिए, वो अडेप्ट करे, वो अडेप्ट करने वाला होना चाहिए, वो फास्ट लर्नर होना चाहिए। वो बहुत सारी, आप यकीन करेंगे। अच्छा, मैं पहले लिंक्डइन पे आ जाता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा एक और चीज़ है। देखिए, आप बैंक ऑफ बिलाज में डायरेक्ट आए, आप एक अच्छी कंपनी में पहले से काम कर रहे हैं, ठीक है, आप ना काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए, ठीक है। अब सिनेरियो क्या बनता है कि आपको कहीं और से अपॉर्चुनिटी मिली, आपने कहा यार मैं तो ऑलरेडी चिल कर रहा हूँ, 4 साल हो गए हैं, अच्छी खासी सैलरी लगी है, साल के बाद मेरा इंक्रीमेंट लग जाता है, मेरी ये ऑफर है, अगर तो ये मान के ठीक है, नहीं मानने तब तो कोई बात नहीं। हाँ, तो वो देखते हैं, अच्छा ठीक है, आपको ऑफर मिलती है, आप कहते हो हाँ यार मुझे समझ में आ रहा है, स्विच मार, ऐसे ही उस वक्त तो आप कॉन्फिडेंट। बिल्कुल। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो कि ज़्यादा वीज़े पे यहाँ पे आ गया, उसकी बैंड बजी हुई है, और उसको जॉब भी मिली, वो कह रहा है यार मैं 10-15 लाख रुपए लगा के आ गया हूँ, ठीक है, वो बच्चा क्या करेगा यार? उसमें वही बात है कि देखिए, आपने जॉब जब आपको मिल जाएगी तो इंशाल्लाह, मैंने 2-3 लोगों की जॉब्स जो है ना देखी हैं अपने सामने, जो आज़ाद वीज़ा पे आए और इन्होंने यहाँ पे अच्छी जॉब सिक्योर की, लेकिन उन्होंने है ना जल्दबाजी नहीं की, डेस्परेट नहीं हुआ। आपको पहली जॉब मिली जो 10,000 दे रहा है, और आपको पता है कि मार्केट में इस पोजीशन पे 15,000, 17,000, 20,000 बनता है। डोंट बी डेस्परेट इनफ कि आप 10,000 में मान जाओ, आप छोड़ दो, आप उनको कहो कि आई विल थिंक अबाउट इट, ठीक है ना, आप उनको होल्ड करो। वो खुद रिवाइज करके आएंगे आपके पास 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, वो कहेंगे कि अच्छा हमें बंदे की ज़रूरत है, हम एक काम करते हैं कि वी आर रिवाइजिंग द सैलरी, और हम जो है ना आपको 15,000 दे देते हैं। ऐसा हुआ है लोगों के साथ, और फिर उन्होंने 10 की बजाय 15-17 पे भी एग्री करके चले गए उसी कंपनी में। या फिर उस दौरान क्या होता है कि आपको किसी और अच्छी कंपनी से अच्छी ऑफर आ जाती है, तो आपके पास अगर 2 ऑफर होती है ना, एक अगर आपको 15 दे रहा है, एक 10 दे रहा है, या हम बहुत करीब करीब कह लेते हैं, एक कह रहा है 10 दे रहा है, एक 13 दे रहा है, बहुत क्लोज है, 3,000 से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं हो जाएगा, लेकिन स्टिल यू विल बी एबल टू थिंक कि यार ठीक है, अगर मुझे 10,000 में भी अगर मैं स्टार्ट करता हूं, अगर ये कंपनी आगे जाके ग्रो ज़्यादा करती है तो देयर इज़ अ चांस, या वो कंपनी आपसे एग्री करती है कि हम आपका साल के बाद इवैल्यूएशन करके हम आपको इंक्रीमेंट कर देंगे, ये वो। अच्छा, ये जो होता है तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है कि साल के बाद इंक्रीमेंट होगा? नहीं। अच्छा, ये मैं कैसे, मतलब कि अगर मिसाल तो मैं पिछली कंपनी में काम करता था, अब ये बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हो ना, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके सीईओ के साथ आपका उठना बैठना है, वो फॉर द टाइम बीइंग है, उसको आप पर्सनल ना लो, ठीक है, ठीक है। साल के बाद आप साल गुजर जाता है तो ना तो वो कोई इंक्रीमेंट की बात करते हैं, मैं सोचता हूँ यार मैं क्या बात करूँ, हाँ, ऐसे ही है, इन अ सेंस मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। सही है। तो मिसाल तो बाद में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के है, अब यानी कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो मेरा ट्रांसफर होगा, सही ठीक है, सही है। अब उसमें सीन ये होता है कि भाई तब पता चलता है कि यार ये कंपनी मेरे साथ कितनी लॉयल है यार ये मेरे साथ हो क्या रहा, हाँ, ऐसे ही ठीक है। तो ये जो सिनेरियो बनता है ना, तो इन अ सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे जो आपके दोस्त वगैरह हैं या जिनके साथ आपका उठना बैठना है, वो फॉर द टाइमिंग है, बिल्कुल। उसको आप पर्सनल लेके ये ना सोचो कि यार इस कंपनी में मुझे लॉन्ग टर्म चलना है, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करो, बिल्कुल, ग्रैब करने के बाद स्विच लाजमी करो, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इंक्रीमेंट पे मैं बात कर रहा था, हाँ, तो वो कैसे नेगोशिएट करनी चाहिए, या मैं पहले से ही बात करके फिर आगे ज्वाइन करूं? वो भी सोचेंगे यार ये अभी हमने इसको फाइनलाइज भी नहीं किया, ये पहले सोचने लग गया कि साल के बाद मेरा इंक्रीमेंट कितना लगेगा। इन अ सेंस सऊदी अरेबिया में इंक्रीमेंट लगता भी कितना है? 10%। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सऊदी अरेबिया में इंक्रीमेंट्स जो है ना, ख़ास तौर पे मिड लेवल कंपनीज़ में या स्मॉल लेवल कंपनीज़ में लगना आसान नहीं होता। अच्छा। और नहीं लगता, ठीक है। लोगों के, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 8-8 साल से काम कर रहे हैं, जो जिस सैलरी पे आए थे उसी सैलरी पे चल रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ। मेरा एक दोस्त है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है।
और 2 साल हो गए उसको कोई इंक्रीमेंट, यानी कि उसने बड़ी मेल की है, एचआर से बात की, उन्होंने कोई इंक्रीमेंट की नहीं कोई करते, बात नहीं की, नहीं ठीक है? करते। उसने आखिर का स्विच ही किया, उसने कहा छोड़ो, स्विच ही। बाद में वो कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, यानी कि सोशलाइजेशन की वजह से सारे एक्सपेक्ट्स को ही निकाल दिया। इन अ सेंस उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, उसने ग्रैब की, और जो उसके साथ 2 दोस्त थे, उसके पाकिस्तानी दोस्त, वो बेचारे अब ले ऑफ में मारे गए। ऐसा होता है। देखिए अच्छा, जब आप नई ऑफर जब एक्सेप्ट करते हैं ना, दो पोजीशन है। हमने एक पोजीशन ये बात की कि अगर एक बंदा नया आया है, आज़ाद वीज़ा पे है, और उसके पास कुछ नहीं है, तो वो कैसे निगोशिएट करे, ठीक है? खैर इन अ सेंस वो हो गया, वो हमने बात कर ली कि 10,000 15,000 उसने थोड़ा सा बनाए, बिल्कुल इंशाल्लाह अच्छा, और मार्केट रिसर्च के उसने कुछ बात की और उसने एचआर को कन्विंस कर लिया कि यार मैं थोड़ा सा मिड रेंज में आ जाऊंगा, ठीक है ना? ऑफ कोर्स आप अपने आप को अंडर सेल ना करें, ठीक है ना? ये तो हो गया। लेकिन अगर एक बंदा ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन पे मौजूद है, जैसे आप या मैं, और हमें अगर कोई और पोजीशन मिलती है, तो मैं किसी भी बंदे को, जब वो मेरे पास आता है कि यार हफसान भाई मुझे ये जॉब मिल रही है, मेरा करंट पैकेज है, मिसाल ले लेते हैं 15,000, वो कहता है यार हसन भाई मुझे जो है ना 22,000 की मुझे ऑफर आ रही है, ठीक है? तो आपने ये सोचना है, क्या ये 22,000 की ऑफर आज एक्सेप्ट करोगे तो क्या अगले 3 साल या कम से कम भी 2 साल, 3 साल आप लगा लो एवरेज, आप ये सोच के चलो कि क्या 3 साल तक मैं 22,000 पे सर्वाइव कर सकता हूं? ठीक है, नहीं, आपने ये सोचना है। वो अपने हिसाब से सोचेगा, अपने एक्सपेंस सोचेगा, उसकी फैमिली प्लानिंग के हवाले से सोचेगा, मेरे बच्चे आज हैं कल ज़्यादा हैं, कल स्कूल जाएंगे, ये होगा वो होगा, सारे खर्चे, क्योंकि देर इज़ अ वेरी बिग चांस कि इंक्रीमेंट ना लगे, एंड देर इज़ ऑल्सो अ चांस कि आपको एक और जॉब ना मिले, तो आप स्टक हो जाओगे। तो क्या आपने सबसे वर्स्ट के सिनेरियो सोचना है। वर्स्ट के सिनेरियो क्या है कि आप 22 में आए और 22 में फंस गए, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है फिलहाल, तो आपने ये सोच के चलना है कि यार क्या 22,000 वाकई मेरे 3 साल के लिए इनफ रहेगा। हर साल चलो इस साल मुझे अच्छा लगेगा, मैं 15 से 22 पे चला गया, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरे साल हो सकता है कि मुझे अच्छा ना लगे या कम अच्छा लगे क्योंकि मेरे थोड़े से एक्सपेंस बढ़ गए। तीसरे साल हो सकता है कि मेरे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हो सकता है मेरे बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दें और मेरा तो बजट ही आउट हो जाए। बिल्कुल ऐसे। तो फिर मैं क्या करूँगा? तो अगर आपको लगता है कि 3 साल के अंदर ये सही नहीं है, तो आप 22 पे एक्सेप्ट मत करो, आप बोलो भाई मैं 25 पे आऊँगा या 27 पे आऊँगा, या आप निगोशिएट करो उसको, ठीक है ना? तो आपने ये लेके चलना है। यहाँ पे इंक्रीमेंट करवाना जो है ना वो मतलब बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना? या तो इसके लिए आपको या ये करना पड़ता है कि बहुत ही कोई अच्छी कंपनी हो, बहुत ही अच्छे मैनेजर हो, एचआर वेचआर बहुत अच्छे हो और वो कर दें, तो भाई मिठाई बांटो फिर आप जो है ना, हमें भी मिठाई खिलाओ, ठीक है? और वरना फिर जो दूसरा तरीका है जो सब करते हैं वो ये है कि आप है ना काउंटर ऑफर ले आओ। आप कहीं जॉब अप्लाई करते हो, कहीं पे आपको ऑफर आ जाते हैं, अब आपने 15 से 22 पे किया, अब 22 वाले जो है ना आगे नहीं जा रहे, तो आप एक काम करो, दूसरी जगह इंटरव्यूज देना शुरू कर दो। 22 से आप अगर आपको ऑफर आती है 28 की, 30 की, अब आपके पास चांस है, इवन दो कि 28 जो कंपनी ऑफर कर रही है वो कंपनी बहुत अच्छी नहीं है, आपने बोला यार ये कंपनी में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सैलरी अच्छी दे रहे हैं, तो आप ये करो कि आप उधर जाओ नहीं, आप वो ऑफर लेके आप इनको दे दो, बोलो सर जी मैं जो है ना सिर्फ आपके लिए मैं यहाँ पे रुकना चाह रहा हूँ और सिर्फ आपके लिए ऑफर है कि मैं 28 की बजाय मैं 26 पे रुक जाऊंगा, आप मेरी 26 कर दो, मैं रुक जाऊंगा। इट कैन बी डूएबल, ठीक है ना? तो इस तरीके से कुछ करना पड़ता है। आप जब तक ऑफर लेके नहीं आते हो, वो इंक्रीमेंट की बात जो है ना वो सीरियसली नहीं लेते, ठीक है? अच्छा, हम अभी जो भी कन्वर्सेशन हो रही है इतनी टेक्निकल चीज़ों में नहीं निकली है, लेकिन जो हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, मुझे लगता है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, बिल्कुल, ठीक है? अच्छा, एचआर प्रोसेस आपको क्या लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो है, या एचआर क्या ज़्यादातर तो आपको सऊदीज मिलेंगे, जी हाँ, या तो सऊदी गर्ल्स होंगी या बॉयज़ होते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस सच एचआर के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या आपको जो हाव-नाव हुई है दूसरों से? यार मेरा भी एचआर के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, इन अ सेंस के जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने अच्छी जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अच्छी जगहों पे अच्छी कंपनीज में काम किया, तो मुझे एचआर ने कभी तंग नहीं किया, या एचआर के प्रोसेस में मैंने कभी बहुत डिले नहीं देखा, ठीक है? लेकिन जॉब हायरिंग के लिहाज से भी, मिसाल तो मैं एज एचआर हूँ, मेरी आपके साथ कन्वर्सेशन होती है शुरू, ठीक है, और मेरा इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो जाता है, उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होता है कि यार कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ये उसमें कितना मतलब कि टाइम ड्यूरेशन मुझे मिल जाता है कि यार मिसाल तो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ 2 मंथ्स का तो कम से कम प्रोबेशन पीरियड होना चाहिए। कुछ कंपनीज कहती है ठीक है यार आप 1 वीक्स के अंदर छोड़ के चले जाओ, फिर आपने नोटिस पीरियड, चलो यार हम एक्सेप्ट करते हैं 1 वीक का, आप ट्रांसफर ले लो। फिर दूसरी कंपनी कहती है हम तो ले ही नहीं सकते, हमारा एक प्रोसेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन के, नहीं आपको तकरीबन 1
1 मंथ तो कम से कम वेट करना पड़ेगा। तो उसमें बंदा ये सोचता है चलो ठीक है मैं यहाँ से फारिग होता हूँ, या मैं उसी कंपनी में डिस्कशन करूंगा कि मुझे आप 1 मंथ के लिए दे दो, मेरे को उनकी चीज़ें हैंड ओवर करनी है, टाइम लगेगा वगैरह वगैरह, तो जाएगी मैं वो टाइम अब घर बैठ के गुजारूँ। ठीक है, तो इन सेंस इस चीज़ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आप देखें। इसमें जो है ना वही बात है कि जो मैंने कही कि केवा के बगैर आप एक्ट ना करें। अब तो केवा आ चुका है ना, तो आपने अगली कंपनी के ऊपर भरोसा करना है नहीं करना है, और वो क्या रेडी है आपका ट्रांसफर लेने के लिए, ये सब आपने क्लियरली पूछना है। आपने उनसे क्लियरली पूछना है कि सर आप मेरा ट्रांसफर कब लेंगे, किस दिन लेंगे, किस दिन आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे। अगर वो कहते हैं कि भाई हमारा तो प्रोसेस है 1 महीने बाद का, 1.5 महीने 2 महीने लगेंगे और फिर हम लेंगे, अभी हमारे पास कोटा नहीं है साउथाइजेशन की वजह से और ये वो, तो आप फिर फौरी तौर पर यहाँ पर रिज़ाइन ना करें। आप उनको कहते हैं कि सर आप मुझे बता दें एस्टिमेटेड डेट कि आपने मिसाल है कि 1 अगस्त को ट्रांसफ़र लेना है, तो मैं जो है ना नोटिस पीरियड फिर मैं कैलकुलेट करूंगा कि यार इस कंपनी में मेरा नोटिस पीरियड बनता है 45 डेज लेट सपोज, तो मैं जब 45 डेज रह जाएंगे 1 अगस्त को, तब मैं इनको अप्रोच करूंगा और मैं इनको कहूँगा कि सर मैं जाना चाहता हूँ। इवन दो कि मैं 3 महीने पहले से मैं जानता हूँ कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इनको पहले से नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं इधर से भी फारिग हो जाऊँ और बिल्कुल रोड पे आ जाऊँ। ठीक है ना, तो ये सारी कैलकुलेशन थोड़ी सी प्रिपरेशन आपने करनी है, आपने देखभाल के सोच समझ के फैसला करना है। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। केवा को बहुत अच्छे उससे लें, मतलब केवा को एक प्रोसेस के साथ लें, प्रोसेस के साथ लेके चलें और उसको हल्का ना लें, हल्का ना लें। समझ रहे हैं? अपने एचआर अपने आपकी जिस कंपनी में काम करते हैं उनके भी जाहिर है आपके सामने भी बहुत सारे लोगों ने रिज़ाइन किया होगा, उनका भी आपके सामने का एक्सपीरियंस होगा। आप जो रिज़ाइन करके जा चुके हैं ना उनको कॉल मिलाएं, उनको अप्रोच करें कि यार तुमने रिज़ाइन किया था तो एचआर के साथ तुम्हारी क्या डीलिंग रही, किस तरीके से प्रोसेस रहा, उन्होंने क्या क्या तुमसे कहा, क्या तुम्हारे लिए कोई मसला हुआ नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी उसका जो एक्सपीरियंस है ना वो आपके लिए एक लर्निंग होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल वो गलती जो कर चुका है ना अपने एचआर के साथ, जिसके साथ आप ऑलरेडी आप लिंक हैं, वो आपने नहीं करनी। आपने एहतियात से बात करनी है, आपने चीज़ों को कंडीशंस को सामने रखते हुए बात करनी है कि ये एचआर मेरे खिलाफ ये कर सकता है या मैं ये पॉइंट मेरे पास है पॉजिटिव, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब सारी चीज़ें इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, इस्तिखारा लाजमी करें। मैं खुद कभी कभी ना इस चीज़ों को इग्नोर कर देता था, लेकिन इस्तिखारा बहुत ज़रूरी है। इस्तिखारा बहुत ज़रूरी है। और एक तो इस्तिखारे का देखें तरीका ये है कि जो मसनून तरीका है कि भाई आपने जो है ना वो 2 रकात नमाज़ पढ़नी है और फिर दुआ मांगनी है और उसके बाद आप जो है ना, अच्छा इसमें ये नहीं होता जो लोग कुछ नजर आएगा, कोई लाल पीला कलर नजर आएगा, ऐसे है कि अल्लाह ताला मेरे हक में बेहतर है, ठीक है, बस वो आपके दिल में आ जाएगा, छोड़ दो, ठीक है ना, वो आपके दिल में एक बात आ जाएगी कि सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। और अच्छा इस्तिखारे में एक बहुत अच्छी बात मैं उलमा से सुनता हूँ कि उसमें अगर इस्तिखारे की बरकत से ये होता है कि अगर आपके दिल में कोई बात आ रही है, इवन दो कि वो सही ना हो आपके लिए, तब भी अल्लाह पाक जो है ना उस काम के अंदर बरकत डाल देंगे, उसके अंदर सेफ्टी डाल देंगे आपके लिए, अल्लाह पाक आफियत डाल देंगे उसके अंदर। ठीक है ना। और छोटी दुआ इस्तिखारे की, ये तो मसनून तरीका है जो दुआ नमाज पढ़ के दुआ मांगनी है और फिर आपने मतलब अपने उसके वेट करके एक्ट करना है। और दूसरा तरीका है, दूसरा जो फौरी तौर पे एक इस्तिखारे की छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, ये आप गूगल भी कर लेंगे ना इस्तिखारे की दुआ, शॉर्ट इस्तिखारा दुआ ऐसा करके, तो आपको मिल जाएगी लोगों को कि अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली। ये ऐसा होता है कि यार अभी आप मुझसे सवाल करें हसन भाई आप ये लेंगे या ये, तो और मेरे लिए कोई बहुत बड़ा फैसला है ना, अगर मैं कह लूं कि यार आप वही आप उल्टी सीधी एग्जांपल मेरे जहन में आ रही, जीतो पाकिस्तान में वो डब्बा खुलवा रहा है, बोल रहा है इसमें गोल्ड निकलेगा, इसमें गाड़ी निकलेगी है, अब मुझे एकदम से फैसला करना है, तो मैं जल्दी से पढ़ लूँगा अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, और मैं बोलूँगा यार वो है ना क्या नाम है वो पागल आदमी का, बोलूँगा ये वाला डब्बा खोल दो फहद मुस्तफा। तो ये जो दुआ है ना अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, ये है शॉर्ट, ये क्विक डिसीजंस लेने के लिए। अगर आपको फौरी तौर पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपके सामने 2 रास्ते हैं, आपने चूज़ करना है, तो फ़ौरन ये दुआ 2-4 दफ़ा पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पाक मेरे लिए जिसमें आफियत हो वो करा दे, और आप बिस्मिल्लाह करके कुछ भी चूज़ कर लो, इंशाल्लाह उसमें खैर ही होगी। तो ये अच्छा, आपने जो बैचलर डिग्री की है ना वो टेली कम्युनिकेशन के अंदर की, ठीक है, और आप काम आईटी के अंदर कर रहे हैं इन अ सेंस, ठीक है, तो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग है, आप इन अ सेंस उस वक्त यानी कि ये मैं जब आया हूँ यहाँ पे तब ये इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुई है कि आप डिग्री अपलोड करते हो तो वो वेरीफाइड होती है, अच्छा आपकी डिग्री वाकई वेरीफाइड है, तो फिर उस हिसाब से आपका प्रोफेशन होता है, उसी में काम कर सकते हो। आप टेली कम्युनिकेशन के अंदर थे लेकिन काम आप आईटी वाला कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई इशू तो नहीं होता? नहीं, कोई इशू नहीं। इन फ्यूचर अभी यानी कि हो रहा है ऐसा कोई सीन? नहीं, कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखें मेरी जो डिग्री है ना इसमें 2-3 क्लासिफिकेशंस है। डिग्रीज या तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की मिलती है या बैचलर
बैचलर ऑफ साइंस की मिलती है, ठीक है ना, जो बैचलर्स की होती है। तो बैचलर ऑफ साइंस वाले जो होते हैं, जो मिसाल ले लेते हैं जो नस्ट वगैरह से या इवन के एनईडी से भी कुछ डिग्रीज हैं जो सीआईएस वगैरह की या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उनको बैचलर ऑफ साइंसेस मिलता है डिग्री के ऊपर, और उसमें फिर डिपार्टमेंट आगे वो लिखा हुआ होता है कि भाई बैचलर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर और इन व्हाटएवर, ठीक है ना। और मेरा है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन, फिर आगे लिखा हुआ टेलीकम्युनिकेशंस। टेलीकम्युनिकेशंस की जगह वो कुछ भी हो सकता है, वो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सीआईएस कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी हो सकता है। तो जो मेरी जो हाई लेवल कैटेगरी है ना वो इंजीनियरिंग की है। इसी तरीके से एक हाई लेवल कैटेगरी हो जाती है बैचलर ऑफ साइंसेस वालों की। तो सऊदी काउंसिल के अंदर है 2 कैटेगरीज हैं, या तो आप एज ए इंजीनियर रजिस्टर्ड हो जाओ या आप अप्लाइड साइंस स्पेशलिस्ट का एक वो है। बिल्कुल। तो अप्लाइड साइंस स्पेशलिस्ट का जो की जो कैटेगरी है ना उसमें बैचलर ऑफ साइंस वाले रजिस्टर हो सकते हैं। फिर चाहे वो बीएससी की डिग्री आपकी किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो अप्लाइड फिजिक्स में हो, मैथमेटिक्स में हो, सॉफ्टवेयर में हो, हार्डवेयर में हो, किसी में भी हो, सिंस यू आर अ बीएससी डिग्री होल्डर आप अप्लाइड साइंसेस में जाओगे। और आप अगर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई की डिग्री होल्डर हो तो आप इंजीनियरिंग, चूंकि आपका वो डोमेन है, तो इंजीनियरिंग के अंदर रजिस्टर होगे। अब मैं ऐसा सऊदी काउंसिल में मैं एज अ इंजीनियर रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है। तो शुरू से जब से सऊदी काउंसिल आया था 2019-20 में मेरा जब स्टार्ट हुआ था तब से मैं रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है। और जो इकामा पे मेरा जो प्रोफेशन है वो है कंप्यूटर प्रोग्रामर, ठीक है। मेरा भी ऐसे ही है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर या एप्लीकेशन प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंप्यूटर साइंस स्पेशलिस्ट, ये सारे सिमिलर प्रोफेशंस हैं, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड ये सारे प्रोफेशंस हैं। तो ये प्रोफेशन आपकी डिग्री से हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा मिसमैच होगा, मतलब इसको ऑफ कोर्स रिलेट करना चाहिए, क्योंकि अब ये क्यों एक्सेप्टेबल है, टेलीकॉम का बच्चा या टेलीकॉम का ग्रेजुएट क्यों कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकता है, क्योंकि मैंने वो कोर्सेज पढ़े हैं। अगर आप मुझे कहते हैं कि आप मेरी डिग्री देखना चाहते हैं तो मैं अगर आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट दिखाऊं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं 3rd ईयर और 4th ईयर में जो आपके और मेरे ओवरलैप करते होंगे। जो सॉफ्टवेयर वालों ने पढ़ा वही मैंने पढ़े। तो इसलिए इट इज़ अलाउड टू हैव सिमिलर ओवरलैप। और आपकी इवन दो की डिग्री इंजीनियरिंग की है बट यू कैन स्टिल, टेलीकॉम की डिग्री है लेकिन आप स्टिल कंप्यूटर के उसमें एप्लीकेशन डोमेन के अंदर, सॉफ्टवेयर डोमेन के अंदर काम कर सकते हैं। बिकॉज आपकी डिग्री उससे जब वेरीफाई होती है तो दे नो कि भाई इसमें जो इसने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो वही हैं जो ये भी पढ़ रहे हैं। और इस डिग्री में मैंडेटरी है कि वो HEC से रिकॉग्नाइज हो। बिल्कुल, HEC से रिकॉग्नाइज हो, आपकी बैंड बजने। हाँ, HEC से रिकॉग्नाइज हो। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की अगर एक्रीडिशन हो तो अच्छा है। वो हर उसमें डोमेन में नहीं होती है लेकिन PEC की हमारे उसमें होती है। जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री में है, BSc की डिग्री में शायद PE से नहीं होता। और उसके अलावा जो है ना फिर इवेंचुअली, अब तो पहले होता था सऊदी कल्चर अटेस्टेशन हम कहलाती थी, जो हम करवाते थे, मैनुअल एक प्रोसेस हुआ करता था। अब ये पूरा प्रोसेस सऊदी गवर्नमेंट ऑनलाइन कर, मुसद्दका के नाम से। तो मुसद्दका से आपने वेरीफाई करवानी है, आपकी डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होगी, फिर एम्बेसी उसको स्टैंप करेगी और सारा कुछ। तो वो एक वेरीफाइड डिग्री होगी तो आपका मतलब फिर बाद में प्रोसेस स्मूथ होता है, आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो। अच्छा, यहाँ पे भी इशू क्रिएट होता है। वैसे मैंने क्वेश्चन पूछना था, क्या इज इट मैंडेटरी कि जो मेरे कामा पे प्रोफेशन मेंशन है और मेरी डिग्री पे जो है वो दोनों डिफरेंट हैं और मुझे फिर फैमिली को बुलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है? नहीं हो जाता है वीज़ा इस तरह? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, वही बात है कि देखें, अगर बहुत बिल्कुल ही अपोजिट है, हाँ, वो तो समझ में नहीं तो मतलब वो कहेंगे कि यार तुम्हारी डिग्री और तुम्हारा प्रोफेशन, मतलब एक बंदा है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल, ठीक है ना, अब सिविल इंजीनियर है और वो आया हुआ है ड्राइवर के वीज़ा पे, आज़ाद वीज़ा पे आया हुआ ड्राइवर के वीज़ा पे। तो भाई ड्राइवर सिविल इंजीनियर नहीं हो सकता या सिविल इंजीनियर ड्राइवर नहीं हो सकता कि वो ट्रांसफर किसी कंपनी में ना ले, उस प्रोफेशन में काम ऑक्यूपेशन आपका फील्ड से रिलेटेड होगा तो दैट्स एक्सेप्टेबल। अच्छा, हम काफ़ी देर से बात की हमने सोशलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, IT बूम जिसको हम बड़ा दिखाते हैं कि हर पॉडकास्ट के अंदर कोई ना कोई कन्वर्सेशन हो रही होती है कि IT यहाँ पे बड़ी बूम कर रही है और इस तरह से, क्या ये सच है? 100%। अच्छा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो IT की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत पाकिस्तान में हैं, दुनिया भर में हैं। बट जब मैं उनसे जब वो सऊदीया के हवाले से बात करता हूँ ना तो लोगों के जहन में एक पुराना सऊदीया आता है। न जाने क्यों उनको लगता है यहाँ पे सारे लेबर, हाँ, या तो उनको लगता है कि रेगिस्तान ही है या उनको लगता है कि जनाब सारे सिर्फ उम्रा मतलब, हाँ, हज के लिए जाना। उम्रा हज में जो आपको सऊदीया नजर आते हैं ना, लोगों के जहन में होता है कि यही सऊदीया, पूरा सऊदीया ऐसा ही होगा। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अगर आप रियाद आते हैं ख़ास तौर पे, इट्स अ बिग सिटी, ठीक है ना, और आपको ये दुनिया की बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और बड़ी बड़ी जो है ना टेक इंडस्ट्रीज़ और टेक सिटीज़ के टक्कर का मिलेगा आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। और सऊदी गवर्नमेंट, हैट्स ऑफ टू देम, मतलब वो जिस पेस पे काम कर रहे हैं डेवलपमेंट के ऊपर, नेक्स्ट लेवल है। आप अगर, क्योंकि देखें वही बात है कि अगर एक बंदा डेवलपर है ना तो उसको एक रोज़ का एक स्पेसिफिक टास्क मिल रहा है, काम कर रहा है, ही डज नॉट नो कि मार्केट में चल क्या रहा है। मैं एक्चुअली 1 साल पहले ना मैंने इवेंट में जाना शुरू हुआ, हाँ, ठीक है, तो जाहिर बात है आपकी मेल जब लीक होती है कहीं पे आपने रजिस्टर किया, तो मैं देख रहा हूँ वीक के अंदर 3-3 इवेंट्स हो रहे हैं। मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग सिर्फ इवेंट्स के ऊपर, लोग आए देखें, चेक करें। आप ये चेक करें ना, लीप हो रहा है यहाँ पे, और वो ब्लैक क्लाउड, ब्लैक हैट का एक वो इवेंट हो रहा है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, यार बहुत कुछ हो रहा है। और इन इवेंट्स में दुनिया भर से लोग पैसा खर्च करके आते हैं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट करके अपने बूथ, अपने स्टॉल्स और वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर दुनिया भर से आया हुआ है। राइट, इन्वेस्टर चाइनीज, जापानीज भी आया हुआ है, यूक्रेन से भी आया हुआ है, रशिया से भी आया हुआ है, यूएस से भी आया हुआ है, हर दुनिया, यूरोप से भी आया हुआ है। हमारे जब लीप में एग्जीबिशन होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले कई सालों से लीप में मैं जा रहा हूँ, एग्जीबिशन में, मैं स्टॉल में, मैं हमारी कंपनी के स्टॉल में सॉफ्टवेयर एजी में था तब भी और IBM में था तब भी, हम जाते हैं और हम वहाँ पर इंटीग्रेशन का हमारा वो बूथ लगा होता है, हम वहाँ पर होते हैं, तो दुनिया भर के लोगों से मुलाकात होती है। और आप कह लें कि वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, वो देख के हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं यार सऊदिया, मतलब ये सऊदिया, हम तो समझते थे कि सऊदिया में तो कुछ है ही नहीं, या मतलब मीडिया में तो कुछ और ही दिखता है, इस तरीके की बातें। लेकिन जब एक्चुअल में जब आप एक्सपीरियंस करते हैं ना तो सऊदिया, आप यकीन करें कि मैं कहता हूं कि आप अगर यहाँ की पब्लिक को रिमूव करके आप सऊदी लोगों को मिटा के पूरे अंग्रेज ले आए यहाँ पे, तो आपको लगेगा ये अमेरिका ही है, ये न्यूयॉर्क ही है, या आपको क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, जो कुछ भी है ना वो उसी टक्कर का है। बिल्कुल ऐसे आपको चूंकि देखने में लोग सऊदी नजर आ रहे हैं या देसी, मैं और आप नजर आ रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि यार एम ही है, कुछ ना कुछ एम ही, कुछ नहीं है। मैं कुछ लोगों को तो मैं एग्जांपल देता हूँ यार, सऊदी लोगों की प्रोफाइल्स आप लिंक्डइन पे देखें यार, ऐसी ऐसी प्रोफाइल्स हैं, आप इनके मिनिस्टर रियली स्मार्ट गाइस, ओ भाई, स्मार्ट, रियली स्मार्ट से नेक्स्ट लेवल है भाई। वो सऊदी लोगों ने मतलब फाड़ के रखी हुई है ना सबकी, और जो नए ग्रेजुएट हो रहे हैं ना वो भी बहुत स्मार्ट है, उनकी एजुकेशन सिस्टम ऐसे नेक्स्ट लेवल है, वो हैकाथॉन्स में जाते हैं, हैकाथॉन्स में जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, इंक्यूबेशन हो रही है यहाँ पे, फंडिंग हो रही है, अपने स्टार्टअप्स हैं यार, क्या कुछ नहीं हो रहा है भाई। यहाँ पे आप आए, एक्सपीरियंस करें तो आपको लग पता जाए कि सऊदीया किस पेस से चल रहा है। और टेक्नोलॉजी में तो मतलब ये अभी मोहम्मद बिन सलमान ने जो मेंशन किया था कि भाई ये अब ईयर ऑफ AI बोल दिया, ठीक है ना, इसको एक टैग कर दिया, ठीक है ना, 2026 द ईयर ऑफ AI। और अभी AI के हवाले से डिजिटल गवर्नमेंट अथॉरिटी की एक प्रोग्रेस के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, वो रिपोर्ट पढ़ने जैसी है। आज ही शाम में मुझे जो है ना हमारे कंपनी के ग्रुप में रिसीव हुई और मैं भी इसमें गो थ्रू कर रहा था। उसमें सऊदीया की जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो दुनिया के बड़े बड़े इंडेक्स में टॉप 10, टॉप 5 कंट्रीज के अंदर है। आप मतलब इससे अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया की जो रैंकिंग्स चल रही हैं, जो इंडिपेंडेंट रैंकिंग्स करते हैं, स्टडी करते हैं और वो देखते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट किस लेवल पे काम कर रही है, सऊदीया आपको टॉप 10 या टॉप 5 में ही मिलेगा, उससे नीचे नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़, जैसे इनकी गवर्नमेंट सेक्टर आपस में इंटीग्रेटेड है, जैसे आप इंटीग्रेशन वाले बंदे, आपको पता है कि यार जिस तरह से इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ ना अपने गवर्नमेंट सेक्टर पे पूरा, बिल्कुल वो नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल मतलब जो टक्कर देने वाला है अमेरिका को। आप देखें ना, आप देखें कि आपने कामा बनाया, आपके पास अफशर है, अब अफशर से इन्होंने ईजार का भी वो कर दिया कि ईजार होगा, उसी के ऊपर आपका जो है ना वो सऊदी इलेक्ट्रिसिटी का मीटर आपका लिंक हो गया, आपका रेंट लिंक हो गया, आपकी गाड़ी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपके डिपेंडेंट्स, आपकी इंश्योरेंस, सब कुछ इकामा नंबर से लिंक है। बिल्कुल, एक बंदा अगर आपका पुलिस वाला आपके सामने खड़ा है, आपकी चेकिंग कर रहा है, बोलेगा इकामा नंबर दो, इकामा नंबर डाला, उसके पास पूरा आपका शजरा नसब आ जाएगा कि आप कहाँ से दाखिल हुए, क्यों आए, कहाँ आपने एग्जिट किया, कौन सी कंट्री गए। इवन के फ्लाइट प्लान्स के अंदर भी आपको ये नजर आ जाता है, ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर, कि आपने किस किस दिन को किस किस फ्लाइट से आप कहाँ कहाँ गए थे इंटरनेशनल ट्रैवल में। सऊदी एग्जिट करके आप कतर गए, सऊदी एग्जिट करके पाकिस्तान गए, वापस आए, कौन से पोर्ट से वापस आए, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब कहते हैं ना, मतलब इतनी टाइटली लिंक्ड और टाइटली कपल्ड इंटीग्रेशन है कि एक तो ये कि इंफॉर्मेशन फ्लो जो है ना वो मतलब मिली सेकेंड्स में हो रहा है, ठीक है।
और दूसरा ये कि इसमें फिर क्या बनता है, सबसे बड़ी जो इसमें जो वो है ना, करप्शन का चांस ही नहीं बचता। राइट। पाकिस्तान में या दुनिया के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया या जो भी हैं ऐसे, उनके यहाँ करप्शन क्यों होती है? क्योंकि सिस्टम आपस में बात नहीं कर रहे। राइट। लैंड वाले को पता नहीं है कि आपके नाम पे क्या रजिस्टर्ड है, एफबीआर को ये नहीं पता कि आपने 10 अकाउंट खुलवाए हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि आपके नाम पे गाड़ियाँ कितनी हैं, उनको ये नहीं पता कि आपके बच्चे कितने हैं। नादरा अलग ऑपरेट कर रहा है आइसोलेशन में, लैंड वाले अलग आइसोलेट कर रहे हैं, वो केबीज बिल्डिंग अथॉरिटी अलग, ये अलग, वो अलग, हर कोई अपना अपना इंडिविजुअल एक डेटाबेस बना के चल रहा है, आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं है। यही तो गवर्नमेंट के फ्लॉज हैं, और ये फ्लॉज को जीसीसी जिस तरीके से एड्रेस कर रहा है, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया, आई कैन से कि मतलब ये दुनिया के लिए यानी कि बेंचमार्क होना चाहिए। आप देखें ना, अकाउंट खोलने की बात आती है तो अकाउंट ओपनिंग के लिए आपका नेशनल एड्रेस रजिस्टर है, आपके पास इकामा है, मोबाइल नंबर है, आपका 5 मिनट के अंदर ऑनलाइन अकाउंट खुलता है और आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी इशू हो जाता है। बिल्कुल। पाकिस्तान में आप अकाउंट खुलवा के दिखा दें मुझे 5 मिनट में। नहीं, आप कम से कम अपने पैसे निकालने के लिए एटीएम के बाद लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो तो आपको लग पता जाएगा। तो ये सिनेरियो है। तो ये तो यार मैंने अपने पैसे निकलवाने हैं, ठीक है, मेरे अपने जाती हैं, तो मैं लाइन में खड़ा हूँ एटीएम के बाद, तो ये जाती है। अब यहाँ पे आप देखें कि ऐप्स कितनी आ गई हैं, मोबाइल वॉलेट्स जैसे हमारे यहाँ भी हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश वगैरह, लेकिन सऊदीया में जो वॉलेट्स हैं ये बहुत नेक्स्ट लेवल हैं, जैसे एसटीसी पे, योर पे, एसटीसी होता है, बैंक हो गया। हाँ, सऊदी सेंट्रल बैंक के साथ सारे इंटीग्रेटेड है। तो यानी कि अगर बैंकिंग सेक्टर में देखता हूँ, उनकी इंटीग्रेशन भी नेक्स्ट लेवल है, वो एक अलग सिनेरियो है, बहुत जबरदस्त। और दूसरा अगर मैं एआई के ऊपर बात करूँ, जैसे गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने अपना ही प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, जैसे ह्यूमेन है, उनकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह से इंटीग्रेशन एआई के अंदर की है, वो भी नेक्स्ट लेवल है। बिल्कुल, ठीक है। अब ह्यूमेन जो है वो आपने देखा होगा, वो अरबिक एलएलएम्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कर दिया है और उसके ऊपर मजीद काम हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया अपने अरबिक स्पीकिंग लैंग्वेज मॉडल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। वो फिर इससे क्या होगा कि वो सऊदी डायलेक्ट हो, चाहे वो हिजाजी हो या दूसरे नजदी, और इनके जो डिफरेंट अरबिक स्पीकिंग के जो डायलेक्ट्स हैं, मतलब अलग अलग स्टाइल है, नेक्स्ट लेवल है ना, मतलब कि वो सारे इंटीग्रेट हो गए। तजवीद होगी अरबिक में या अरबिक स्पीकिंग होगी, उसके ऊपर पूरा एक उन्होंने मॉडल ट्रेन किया हुआ, मल्टीपल मॉडल्स हैं, मल्टीपल चीजें हैं, ताकि एक लो लेवल का बंदा जो सऊदी है, जो अनपढ़ है, वो पूछ सके, बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके। बिल्कुल, ये सारी चीजें। अच्छा, अब हम ये कन्वर्सेशन कर लेते हैं। हमने एक बड़ा फ्यूचर तो दिखा दिया सऊदी अरेबिया का कि ये, लेकिन इसमें हम एक चीज़ ऐड करना वो भूल गए हैं कि ये जो यहाँ पे जितनी भी कंपनीज है या ये सऊदी अरेबिया जो कंट्री है ना, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस है। आप फ्रेश मुंह उठा के यहाँ पे ना आ जाएं, बगैर चेकआउट वो आपको किसी एक कंपनी क्या कर रही है, आपको इंश्योरेंस भी अच्छी दे रही है, आपकी कामे की फीस भी अदा कर रही है, ठीक है, आप कंपनी में आते हैं कि लहदा एक नेक्स्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और फिर आप एक वैल्यू नहीं ऐड करें कंपनी के लिए, तो वो आप फिर उस कंपनी के लिए देखें। ये बात तो ऐसी है कि सिर्फ सऊदीया नहीं, आप दुनिया भर में कहीं भी चले जाएं, आप इवन कि आप यूरोप में, यूएस, अमेरिका, कहीं पे भी आप जो है ना वो इमिग्रेशन भी अप्लाई करते हैं या जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो जॉब का सबसे पहला टारगेट क्या होता है? लोकल टैलेंट को हायर करना। कंपनीज जो जिस मुल्क में होती है ना, उनका सबसे पहला टारगेट होता है कि हम लोकल टैलेंट हायर करेंगे। तो अगर फ्रेश ग्रेजुएट ही को हायर करना है और फ्रेश ग्रेजुएट ही को सब कुछ सिखाना है, तो सऊदी फ्रेश ग्रेजुएट ही को ना हायर कर ले, और करते हैं। उनको क्या जरूरत है कि पाकिस्तान से और दूसरे मुल्कों से फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करें, ठीक है ना। अंटिल आपके चाचे मामे की कंपनी हो तो अलग बात है, वरना वो कंपनी क्यों हायर करेगी, ठीक है ना। तो उनके पास लोकल टैलेंट रेडीली अवेलेबल है, बल्क में अवेलेबल है, हर डोमेन में, हर एक्सपर्टीज में, हर स्पेशलिटी में अवेलेबल है। तो वो उनको अगर आईटी का बंदा चाहिए वो भी, आईओटी चाहिए वो भी मिल जाएगा, उनको मेडिकल का चाहिए वो भी मिल जाएगा, उनको हर किस्म का बंदा मिल रहा है। व्हाई शुड दे शुड spend extra and bring you from Pakistan? No, they will not. कहते हैं कितने साल का एक्सपीरियंस में लेके आऊं पाकिस्तान? अच्छा, अब जो है ना, पहले तो ये होता था कि 3 साल के एक्सपीरियंस में भी लोग इजीली आ जाया करते थे, 2-3 साल के एक्सपीरियंस में, लेकिन मैं अब समझता हूँ कि मिनिमम 4.5 से 5 साल, क्योंकि 5 साल एक बेंचमार्क बन चुका है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि आप तभी एक इंजीनियर, तभी एज अ इंजीनियर या तभी एज अ डिग्री होल्डर आप SCE या सॉकपा या जो भी आपकी रेलेवेंट अथॉरिटी उससे रजिस्टर हो सकते हो। अच्छा, मैं तो 5 साल से पहले आप ना आओ। मेरा तो अभी तकरीबन 5 साल का टेन्योर हुआ नहीं है, लेकिन समहाउ उस वक्त नहीं था, लेकिन अब है।
ग्रेजुएशन से 5 साल। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद ही आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। ये ऐसे नहीं होता कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 3 साल से आप किसी कंपनी में लाइन थे तो आपने कहा मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो काउंट नहीं, ग्रेजुएशन से बाद 5 साल। अच्छा, अभी हम जैसे लोकल टैलेंट के ऊपर बात कर रहे थे, सऊदीलाइजेशन एक वर्ड यहाँ पे काफ़ी यूज़ होता है, सऊदीलाइजेशन। हाँ, तो ऑब्वियसली मैं अगर कोई कंपनी खोल रहा हूँ एज अ सऊदी का है, ठीक है, कि मैं कोई इन्वेस्टर हूँ, मैं अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ, तो मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी ये होगी कि मैं किसी सऊदी को ही हायर करूँ, अपना ही टैलेंट पकड़ूँ, ठीक है। अब कंपनीज में ले ऑफ भी होते हैं, जैसे आपने बताया कि मैं प्री सेल और जो सेल वाला डिपार्टमेंट था इकट्ठा कर दिया, तो अब जाहिर बात है जो प्री सेल वाला बंदा था वो निकल गया, आपने 2 जॉब कंबाइन कर दी। अब इसमें एआई भी इवॉल्व होगी कि यार एआई आपको इतना हेल्प कर देती है कि आप 2-3 बंदों का काम इजीली मैनेज कर सकते हो। तो इन अ सेंस अब मैं क्या सोचूं कि मुझे क्या करना चाहिए? ये 3 सिनेरियो मैंने आपको बता दिए सऊदी मार्केट के बारे में। सऊदीलाइजेशन, ठीक है, जो मार्केट में ले ऑफ थोड़ा सा चल रहा है एआई की इवॉल्वमेंट की वजह से। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये कि आपके पास जो है ना अपने आप को पिच करने के लिए कुछ ऐसा वैल्यू ऐड आपकी प्रोफाइल में होना चाहिए जो आप अगली कंपनी को दे सकते हो। ऐसी कोई चीज़ जो लोकल टैलेंट के पास ना हो। मिसाल ले लेते हैं कि 5 साल का एक्सपीरियंस में बंदा जो है वो अगर सऊदी बंदा इनको मिल रहा है बट ही डज़ नॉट हैव अ क्लाउड आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन। और सऊदी इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है, इन सेंस अगर मैं थोड़ा सा सोचूं, लेकिन हम हार्ड वर्किंग हैं, हाँ, ठीक है, हम फास्ट टाइम लगा सकते हैं, हम फास्ट लर्नर हैं, हम उस एक रेस से आ रहे हैं क्योंकि हमारे पीछे तो पूरा खानदान है ना, तो हमें तो है कि भाई करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम उस माइंडसेट को लेके आते हैं कि हमें होता है कि यार किसी भी तरीके से सक्सेसफुल होना है मैंने, तो आपने सर्टिफिकेशंस निकालनी है, आपने अपनी इंडस्ट्री में जो भी है अपना नाम इस तरीके से बनाना है, अपनी प्रेजेंस इस तरीके से बनानी है कि आपको अगर कोई बंदा देखे ना, कोई कंपनी, कोई हायरिंग ऑफिसर, कोई रिक्रूटर, तो वो अच्छा फील करे कि हाँ यार दिस इज़ द गाय आई लाइक, ठीक है ना। सबसे पहली बात, आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए, आप एक्सेप्टेबल होने चाहिए, आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि ऑफ कोर्स आप टेक्निकली साउंड होने चाहिए। ये ना हो कि भाई आप बिल्कुल इररेलेवेंट एक्सपीरियंस है आपके पास, या आपके पास इंडस्ट्री ट्रेंड्स के हवाले से आपके पास नॉलेज नहीं है, या इंडस्ट्री में क्या कुछ हो रहा है, या एआई की अगर हम बात करते हैं तो एआई टूल्स आपको यूज़ करना नहीं आते हैं, या आपको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, या आप ये नहीं समझते हो कि किस इंडस्ट्री में एआई कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। तो अपनी फील्ड से रेलेवेंट आपको समहाउ अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं लेकिन एटलीस्ट आपको पता इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कर सकते, बिल्कुल आपको, क्योंकि अच्छा सारी जो है ना मैंने अभी कुछ रिसेंटली कुछ डिटेल्स में स्टडी कर रहा था, तो उसमें यही मैंने देखा कि 40% जो है ना वो आपका टेक्निकल स्किल्स के ऊपर बेस करता है, 60% इस पे बेस करता है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो, आप अपने आप को बात करना आती है कि नहीं करना आती। वही चीज होगी, आप हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम टेक्निकल कितने हैं, हम सोचते हैं ओ भाई मैं ट्रबल शूट कर लूंगा, मैं डीबग कर लूंगा, भाई डीबग सब कर लेंगे। सॉफ्ट स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए, आप खुद को प्रेजेंट कैसे करते हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कल्चर को डेवलप कैसे करते हो, सॉरी अडॉप्ट कैसे करते हो, बहुत ज्यादा ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और इवेंचुअली फिर ऑफ कोर्स मतलब कोई डिफरेंशिएटर होना चाहिए आपके प्रोफाइल में, ऐसी क्या बात है जो यहाँ के टैलेंट में अवेलेबल नहीं है, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से मैं हायर कर सकूं आपको, ठीक है ना। जब ये चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह फिर जो नसीब में रिस्क है और जो दाना पानी जहाँ लिखा हुआ वहाँ पहुँच के रहोगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस फील्ड्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं? इन अ सेंस क्लाउड में भी बात कर लेते हैं, आपने जीसीपी पे भी काम किया, ज़ोर पे भी, AWS पे भी, ठीक है, तो क्लाउड पे पहले बात कर लेते हैं। यार मैं कहूँगा कि अभी जो है ना 3 उसमें बहुत ज़्यादा 3 फील्ड्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं या ग्रोथ के चांसेस हैं। क्लाउड हो गया, क्लाउड के साथ डेटा सिक्योरिटी की जब बात करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी हो गया। साइबर सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट नीडेड यानी टॉप प्रायोरिटी है, हर ऑर्गेनाइजेशन की टॉप प्रायोरिटी है कि हमारी जो है ना डेटा सिक्योरिटी, डेटा सॉवरेनिटी, या हमारा जो भी मतलब प्रोसेसिंग है वो किस तरीके से सिक्योर है, डेटा अगर हम पब्लिश कर रहे हैं तो सिक्योरली पब्लिश है, तो साइबर सिक्योरिटी टॉप नॉच है,
ठीक है ना। ऑफ कोर्स उसमें फिर क्लाउड में अगर हम बात करें तो क्लाउड में फिर डेवऑप्स हो गया, या क्लाउड में अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग या प्राइवेट लिंक्स या नेटवर्क्स या आप कह लो कि उसी के ऊपर आप जो क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ठीक है ना, या सपोर्ट के लोग होते हैं। बहुत सारे डेटा सेंटर्स की क्या जॉब्स होती हैं, डेटा सेंटर्स के अंदर मतलब हज़ारों जॉब्स एक डेटा सेंटर के पीछे होती हैं। तो डेटा सेंटर को अगर आप एक्सप्लोर करें कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, तो वो जॉब सारी क्लाउड से रिलेटेड ही हैं, ठीक है ना। तो उसमें आप अगर आप GCP को टारगेट करते हो तो आप गूगल की सर्टिफिकेशंस निकाल लो। अगर आप AWS अश्योर को टारगेट कर रहे हो डेटा सेंटर्स को, तो आप उनकी रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस निकाल लो, तो आपको बहुत इजीली उसमें जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो अगर मैं क्लाउड में प्रायोरिटाइज करूं, जैसे मैं आप सर्टिफिकेशन करना चाहता हूं, तो मुझे कौन से, यानी कि सऊदी मार्केट को अगर मैं टारगेट करूं तो विच वन इज द बेस्ट, मतलब कि अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं? यार मेरे जहन में स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन अगर आप सर्च करें तो जैसे होते हैं अच्छा, इसमें मैं एसोसिएट और एडमिनिस्ट्रेटर से स्टार्ट होती हैं सर्टिफिकेशंस, ठीक है ना। क्लाउड एसोसिएट या एजोर फंडामेंटल एसोसिएट, इस तरीके से डिफरेंट। किस क्लाउड में, मतलब कि स्पेसिफिकली, यानी कि अगर मैं एक क्लाउड, आपके पास तीनों है अवेलेबल मार्केट यहाँ पे। एजोर भी है, गूगल तो ऑलरेडी आ चुका हुआ है, ठीक है, और एजोर और AWS भी लॉन्च हो रहे जा रहे हैं, ठीक है। और इनफैक्ट आपके पास ओरेकल और हुआवे भी है यहाँ पे सऊदीया में, ठीक है। वो लोग भी अपनी वो हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इतना ज़्यादा मार्केट में इन इसलिए नहीं है क्योंकि मशहूर ज़्यादा ये तीन है, ठीक है ना। तो इन तीनों क्लाउड्स में से आप किसी को भी पिक कर लें, ठीक है। अच्छा, क्या इसमें एक और ऐड कर देते हैं, अलीबाबा भी है, ठीक है। तो इसमें अगर आप किसी भी रेलेवेंट क्लाउड को अगर आप पकड़ लेते हैं और आप गूगल की सर्टिफिकेशंस या एश्योर की या AWS की सर्टिफिकेशंस निकालना शुरू कर देते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एश्योर या AWS या गूगल ही की जॉब मिल जाए। यहाँ पे STC का अपना क्लाउड भी है, लोकल क्लाउड भी है। यहाँ पे एक और अपना लोकल क्लाउड है, दीम क्लाउड। तो दीम क्लाउड, ठीक है ना, तो उसकी भी आपके पास जॉब्स की अवेलेबिलिटी बन जाती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने अगर स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन की है तो आप उधर ही जाके वो हो गए। इट्स नॉट अबाउट दैट कि मुझे स्पेसिफिक इस पे काम आता है, क्योंकि जब यू हैव मेंशन अबाउट द हाइब्रिड क्लाउड कि मल्टीपल क्लाउड्स हैं, मल्टी क्लाउड पे काम हो रहा है, मल्टीपल क्लाउड भी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक पे काम नहीं कर रही हर। और अभी तो आपने जैसे ये पॉलिटिकल सिचुएशन देखी, जंग हुई, डेटा सेंटर्स पे अटैक हो गए, GCC में ये वो हो गया, तो नाउ ऑर्गेनाइजेशंस विल चेंज देयर स्ट्रेटेजी। पहले स्ट्रेटेजी, इस जंग से पहले स्ट्रेटेजी कुछ और हुआ करती थी क्लाउड की, लेकिन अब बिल्कुल स्विच हो जाएगी, और स्विच हो चुकी है और हो रही है। लोग इस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई हमें किस तरीके से, मतलब एक क्लाउड पर स्टिक नहीं रहना है, हमें अपने रीजन को कैसे स्टेबल करना है। हमें मतलब अगर एक डेटा सेंटर डाउन होता है तो व्हाट आर द बैकअप्स, ठीक है ना। हम एक सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। तो मल्टी क्लाउड आपको वो होना पड़ेगा, नेटिव होना पड़ेगा, और आपको मतलब ओवरऑल जब एक क्लाउड का सीख लेंगे तो ऑटोमेटिकली यू शुड बी एबल टू डू इन ऑल द क्लाउड्स। तो अच्छा, ये क्लाउड की डिस्कशन होगी। अदर फील्ड्स में आपको क्या लगता है, डेवलपर या मार्केटिंग में इन अ सेंस? अच्छा, मार्केटिंग या जो HR से रिलेटेड या मार्केटिंग के जो स्पेसिफिकली सऊदीज के लिए साउदाइजेशन उनकी हो चुकी है, ठीक है ना। तो मार्केटिंग प्रोफेशंस आर नॉट अवेलेबल फॉर अस एनी मोर, ठीक है। तो अभी जो अवेलेबल प्रोफेशंस है उसमें कंसल्टेंट्स के प्रोफेशंस हैं, जैसे चाहे आप वो डेवलपर हो, चाहे वो आप ऐप सपोर्ट में हो, चाहे आप वो जो है ना कह लो कि कोई डिज़ाइन करते हो, BPM प्रोसेस डिज़ाइन कर रहे हो, या फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट करते हो, या अगर हम ATMs की बात करें तो ATM के डेवलपर्स होते हैं, उसमें वो NCR के थ्रू उनकी एक स्पेसिफिक पूरा एक डोमेन है, उसके अंदर डेवलपमेंट होती है, या कार्ड सर्विसेज होती हैं तो कॉर्टेक्स के अंदर डेवलपमेंट होती है, या DBAs होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उसमें डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे डोमेन्स हैं, एक्सप्लोर करने जाएँ तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रेलेवेंट डोमेन्स जिसमें बंदा अपने आप को पिच कर सकता है। अच्छा, आपने रहना भी यानी कि टेक्निकल फील्ड में है, ठीक है, सॉफ्ट वाली फील्ड्स में नहीं रहना। जैसे हमने जैसे अकाउंटेंट्स, पता नहीं मुझे है कि नहीं मार्केट, इन सेंस मार्केटिंग आया, क्योंकि उसको कल्चर का पता होना चाहिए, रैबिक आनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की फील्ड में नहीं रहना, टेक्निकल फील्ड है। एज अ प्रोग्रामर आप खुद सोचो यार ये सऊदी नहीं कर सकता, ये मैं कर सकता हूँ, तो इन सेंस आपने सोचना अच्छा हाँ ये बिल्कुल 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 ऐसे ही। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ अगर आप एडवाइस करना चाहें या आपके माइंड में कुछ हो कि जिसके ऊपर हम कन्वर्सेशन आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहो? यार चूँकि हमारी ज़्यादातर ऑडियंस वही होगी जो सऊदीया नए आने वाले होंगे, ठीक है, तो मेरा उनको यही मेरा मैसेज है कि रिसर्च करके आएँ, जल्दबाजी में ना आएँ। आज़ाद वीज़ा वाला जो प्रोसेस था ना वो अब
काफ़ी खतरे से खाली नहीं है। नहीं, मैं आप उसमें बड़े मसाइल आपने बताया ना लिंक्डइन पे पोस्ट करना, अब जो बच्चे देख रहे होंगे एकदम एक्टिव होंगे, हाँ यार कल से ना मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट करना शुरू कर दी, तो तकरीबन 1 वीक चलेगा, 2 वीक चलेगा, यार मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, मैं अप्लाई भी कर रहा हूँ। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, कम से कम 3 से 4 5 कंसिस्टेंसी चाहिए, सब्र चाहिए, ठीक है। और आप तो कभी कभी ये सोच रहे होते यार कोई मुझे खुद अप्रोच करे तो फिर मजा आए, ठीक है, तो वो एक पूरी कंसिस्टेंट, आप सालों से काम कर रहे हो इसके ऊपर, 2-3 साल से आप कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हो, लोगों को देख रहे हो, अच्छा ये क्या कर रहा है, इसने क्या सर्टिफिकेशन की है, क्या ये मुझे मेरी सर्टिफिकेशन में हेल्प, इवन कि हम जैसे मुझे कोई अप्रोच करेगा या आपको कोई अप्रोच करता है, मुझे तो काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं, तो मैं सिर्फ मैसेज देखता हूँ, जो वैल्यूएबल बंदा होता है ना उसी को रिस्पॉन्स करता हूँ। आप मिसाल के कोई आपको अप्रोच करता है और मैं सोचता हूँ कि यार मैंने इस इंटीग्रेशन वाली फील्ड में जाना है, तो आप मुझे एक रोड मैप बता देते हो। ठीक है, पहले ऐसे नहीं था, आप जब ग्रेजुएट हुए आपको तो कोई बताने वाला नहीं था। यहाँ पे लिंक्डइन बहुत ज्यादा यूज होता था, बहुत पाकिस्तान में भी नहीं होता था, वहाँ पे joby.pk और दूसरे प्लेटफॉर्म थे, लेकिन यहाँ पे जब आया तो मुझे लगा कि यार लिंक्डइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इवन कि मेरा एक दफा ये लिंक्डइन अकाउंट ब्लॉक हो गया था, फिर दोबारा मैंने बनाया, 10,000 उस पे फॉलोवर थे, फिर दोबारा बना के फिर दोबारा शुरू से स्टार्ट करना, वो एक अलग, ये तो दरनी अलग स्टोरी है। खैर ये है कि हमारा मकसद ये नहीं होता कि मैं कोई वीडियो बनाऊं और आपको उससे मोटिवेशन मिले, इन अ सेंस सिर्फ इंफॉर्मेशन मिले, बाकी करना आप लोगों ने खुद ही होता है। ठीक है, और थैंक यू सो मच। आप जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, ऑब्वियसली यू आर वर्किंग इनटू द वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन, और काफ़ी खुशी होती है कि यार हम भी कहीं पे हैं। जी हाँ। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी खुद को क्यों नहीं बताना चाह रहे हम इन ऑर्गेनाइजेशन में हैं। नहीं, शायद उनको नज़र लग जाती है या कुछ और चीज़ें नहीं है। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ तो ये मामला है, जैसे नज़र वगैरह से डरते हैं, या फिर हमारे यहाँ फिर एक और प्रॉब्लम ये होती है, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ कि यहाँ पे जो है ना फ़ॉरेन से लोग ये सोचने लग जाते हैं कि भाई ये तो डॉलर छाप रहा है या रियाल छाप रहा है, अच्छा भाई ये तो इतना कमाता है, अय्याशी कर रहे हैं। भाई यहाँ पे हर बंदा अय्याशी नहीं कर रहा, ठीक है, हर बंदा अपने एक स्ट्रगल कर रहा है, और आपको एक बहुत टाइम लगता है एक स्टेबिलिटी लाने में, अपने करियर में, अपनी लाइफ में स्टेबल होने में, अपने बीवी बच्चों की लाइफ को स्टेबल करने में, सारी चीज़ों को करने में अच्छा खासा टाइम लगता है। जब हम शुरू में आए थे तो भाई हम भी रोते थे, और आप यकीन नहीं करोगे कि भाई मैंने ऐसे ऐसे दिन गुजारे हैं कि रातों को जब बुखार हो जाया करते तो कोई पूछने वाला ना हो, ठीक है ना, और हम घर वालों को फ़ोन करें, घर वाले पाकिस्तान में बैठे हुए और हम उनको रोते हुए बता रहे हैं कि भाई हमें बुखार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और कोई दवाई देने वाला नहीं है, कोई दोस्त नहीं है कि कोई उठा के डॉक्टर के पास ही ले जाए, ठीक है ना। तो ऐसे दिन हमने भी गुजारे हैं, और ऐसी मुश्किलें सभी के ऊपर आती हैं। अकेला वक्त, अकेलापन जब नए आते हैं ना ख़ास तौर पे, तो एकदम से अपने मुल्क को पहली बार छोड़ने का जो एक सदमा होता है ना, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि बंदा चला गया, ये हो गया, वो, लेकिन जब आप पहुंचते हो ना दूसरे मुल्क में तो आपको कुछ धचका लगता है, ठीक है ना, और काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम मेरे ख्याल से मैं कहूँगा कि 6 महीने लगते हैं उस मेंटल फेज से बाहर आने में, वरना आपको होम सिकनेस आपको खा जाती है, ठीक है ना, आप बिल्कुल वो हो जाते हो कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं क्यों आ गया हूँ यहाँ पे, मैं क्यों अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा हूँ, या क्या ही हो जाएगा, एक अजीब सा एक वो हो जाता है शुरू में। तो वक्त लगता है चीज़ों को स्टेबल होने में, ग्रो करने में, आपको भी जो है ना मतलब एक लेवल पे आते आते टाइम लगेगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये पूछनी थी, जैसे आप कंट्री वाइज ना टारगेट करते हो, जब मैं ग्रेजुएट हूँगा ना मैं टारगेट करूँगा कि यार मैं जर्मनी जाता हूँ, उसकी वजह ये है कि मुझे वहाँ पे ना 5 साल के बाद पासपोर्ट मिल जाएगा, नेशनलिटी मिल जाएगी। मैं देखता हूँ यार सऊदी अरेबिया, लो जी यार मैं लाइफ गुजार देती थी, हूँ मैंने पाकिस्तान वापस जाना पैना है, केड़ा मसला है, ठीक है। तो इन सेंस आपको ये ड्रॉबैक लगता है कि यार ये क्या सिनेरियो है? अच्छा, मैंने जो पर्सनली रियलाइज़ किया मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले साल आया, मैंने पहले साल ही अमेरिका के लिए अप्लाई किया, सही है, इन अ सेंस कोई वजूहत थी, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने कोशिश नहीं की। अच्छा, उसके बाद मैं यूट्यूब पे जब फोकस कर रहा था ना, जब मैं लोगों से मिलना शुरू हुआ, मैं कहा यार ये मार्केट तो बहुत अच्छी है, मुझे फजूल में मैं उधर सोच रहा हूँ। दूसरा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि मैं पर्सनली कनेक्टेड हूँ। एक दिन आप जितने मर्जी बिलियनियर हो या गरीब हो, एट द एंड आपने मर जाना है, ठीक है। इन अ सेंस कुछ ना कुछ आपके बैकअप पे आखिरत के लिए भी कुछ होना चाहिए, करना चाहिए। तो उसके लिए मार्केट ये बहुत अच्छी है, आप जॉब भी कर रहे हो, लाइफस्टाइल अच्छा है, और आप इस्लाम के साथ भी। इसमें मैं आपको ऐड करता हूँ, मेरे तो अपने बैचमेट्स जो है ना वो बहुत सारे
यूएस में है, ठीक है। कुछ मेरा एक दोस्त है इरफान, वो भी कतर में होता था, 3-4-5 साल उसने कतर में गुजारे, फिर उसके बाद वो अभी आयरलैंड चला गया, ठीक है, उसको वहाँ पे भी 3-4 साल हो चुके हैं। और मेरे दूसरे दोस्त हैं जो यूएस में हैं, कोई कनाडा में है और डिफरेंट यूरोपियन ममालिक में बहुत जगह पे हैं, ठीक है। आप यकीन करें कि जो भी ख़ास तौर पे अगर जीसीसी से गया है ना वेस्ट में, तो वो पछता रहे हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग पछता रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जो थोड़े से भी दीन के करीब होते हैं ना, तो वो इस चीज़ का रिग्रेट करते हैं कि यार हम इस ऐसे मुल्क में आ गए जहाँ पे हलाल हराम के इतने मसले, ठीक है, सबसे पहला बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पे पाकी नापाकी के बहुत मसले हैं, ऊपर से सबको पता है, बच्चों की तरबियत के बड़े मसले, ठीक है ना। जो एजुकेशन वहाँ पे मिलती है उसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप बच्चों को डांट टपट नहीं कर सकते हो, आप बच्चों को तरबियत, इवन दो कि बच्चों को मारना कोई मकसद नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे को थोड़ा डांटना पड़ जाता है, हल्का फुल्का एक आपने लगा दिया तो इसमें कोई इतना वो नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन वो सारी चीज़ें आप वहाँ नहीं कर सकते हो। तो उन चीज़, अच्छा ये तो आपकी एक दीनी उसमें बात आ गई तरबियत के हवाले से और अपनी लाइफ के हवाले से। चलो आप इतने मैच्योर हो गए हो कि आप गलत कामों में नहीं पड़ोगे, लेकिन आप अपने बच्चों को कैसे संभालोगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज के अलावा चलो हम ये सारी चीज़ों को टैकल कर लिया, आपने बोला कि यार मैं मुस्लिम कम्युनिटी में मैंने घर ले लिया, मेरे बच्चे मदरसे भी जाएंगे, हैं ऐसे मुल्कों में हर जगह कम्युनिटीज़, मसाजिद, मदरसे सब मौजूद, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी क्या आप वाकई उतना पैसा भी कमा लोगे? ऐसा नहीं है भाई। जितना पैसा आप सऊदीया में, जीसीसी में, दुबई में, इन ममालिक में कमा के बचा लेते हो ना, क्योंकि यहाँ पर टैक्स नहीं है, उतना पैसा आप वहाँ पे नहीं बचता। मेरे जितने ही दोस्त हैं ना, सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन दो के दे अर्न गुड मनी, ठीक है ना, और टैक्स के बाद फिर भी अच्छे पैसे बच जाते हैं, लेकिन उतनी सेविंग फिर भी नहीं हो सकती रेलिवेंट, अगर हम कंपेयर करें जितनी यहाँ पे हो सकती थी। अच्छा, मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, ये यूथ के लिए ही है। अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो, अगर आप वहाँ पे अच्छे तरीके से स्ट्रगल नहीं ना कर रहे, या आपके अंदर वो है ही नहीं बात, तो आप सऊदीया आके भी नहीं कर सकते। और अगर आप सऊदीया में भी स्ट्रगल नहीं कर रहे, उस तरह से यानी कि एनर्जेटिक नहीं हो, यहाँ पे भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे, तो फिर आप अमेरिका जाके भी नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा फेलियर मुझे फेस हुआ है किसी के साथ। और अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपसे ये पूछनी है कि इन अ सेंस लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें अभी काफ़ी चीज़ें स्मूथ हो गई हैं, आप यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, कुछ चीज़ें ओपन हो रही हैं, आप जैसे कामा पे हैं तो आप परचेस कर सकते हो, उन्होंने पीआर देना शुरू कर दिया, ये एक प्लस पॉइंट है। इन फ्यूचर मुझे लगता है कि पासपोर्ट के ऊपर, यानी कि मैं अगर पाकिस्तान में बैठा हूँ मैं, तो भी आप प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं, बिजनेस मैन हूँ तो मतलब कि मैं प्रॉपर्टी जैसे दुबई में होता है, बिल्कुल, तो वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रही हैं, इवन के इन्वेस्टमेंट के हवाले से ओपन हो चुकी हैं। जो सऊदीया की जो मार्केट है, जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है तासी के नाम से, वो ओपन हो चुकी है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। और आप अब अब्रॉड, आप अगर ओवरसीज सऊदी या नॉन सऊदी के जो है ना, वो भी अब जो है ना वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं इजीली। बिल्कुल ऐसे ही। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं वक्त के साथ साथ। और यहाँ पे तो गवर्नमेंट, यूँ कह लें कि मैं तो ये कहता हूँ, अक्सर लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि आपने आज आँख बंद की और कल सुबह कुछ नया चेंज हो चुका होगा। यहाँ पे तो रोज़ कुछ एक नई चीज़ आ जाती है, एक नया इनिशिएटिव आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ लॉ अपडेट हो जाते हैं, कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मेरे और आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। और यहाँ पे चीज़ें ना कंट्रोल में, जैसे मैं जब यहाँ पे आया तो रेंट ऐसे इंक्रीज हो रहा था हर साल, जैसे मुझे लगा 20%, 25%। अरे ऐसे ही और कैसा फिर ब्रेक लगा, कैसा फिर मोहम्मद बिन सलमान ने खुद एक मतलब गवर्नमेंट खुद इन चीज़ों को नोटिस कर रही है, और किंगडम इस चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव, प्रोएक्टिव रहता है, एक्टिव नहीं प्रोएक्टिव रहता है। वो पहले से ही देख लेते हैं कि यार ये अगर इस तरीके से तो मतलब रेंट इंक्रीज करते रहे तो सारे लोग कहाँ जाएंगे, कौन इतना रेंट अफोर्ड कर सके। उन्होंने फौरन ब्रेक लगा दी कि 5 साल के लिए कोई रेंट इंक्रीज नहीं है, अब सब सुकून से बैठे हैं आराम। इवन दो के अब जो अकारी वगैरह हैं, अकारी रियल एस्टेट एजेंट को कहते हैं, तो ये लोग जो हैं वो लूप होल्स तलाश करके और इधर उधर करके वो कोशिश करते थे कि पहले घर खाली करवा दें, मेंटेनेंस का वो कर दें, या इसमें एक और क्लॉज था कि है ना, सऊदी अगर अपने भाई को घर देना चाहे, अपने किसी फैमिली को घर देना चाहे तो वो खाली करवा सकता है और फिर वो दोबारा से रेंट पे चढ़ा दे, रेंट बढ़ा के। तो इसके ऊपर भी अच्छा, ये शुरू में हो रहा था, बिल्कुल शुरू में उन्होंने उसके ऊपर भी एक एक्शन ले लिया। उन्होंने बोला कि अगर आपने किसी भी उससे खाली करवाया ना घर, तो आप 1 साल के लिए आप रेंट पे नहीं चढ़ा सकते। तो अब अगर रेंट बढ़ाना चाहता हूं और मैं ये लूप होल कर रहा था कि आप निकलो, फिर मैं बहाना करूं, फिर मैं दोबारा से रेंट पे बढ़ा, अब नहीं कर सकते, अब क्योंकि अब साल के लिए तो प्रॉपर्टी खाली पड़ी रहेगी। तो भाई गवर्नमेंट इतनी प्रोएक्टिवली इन चीज़ों पे एक्शन ले रही है कि आपको लगता है कि यार वाकई क्या हमारे लिए पूरा अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। यानी कि अगर मैं कहीं पे रेंट पे कोई
फ्लैट ले रहा हूँ या कोई विला ले रहा हूँ, तो वो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, वो उसमें गवर्नमेंट खुद इवॉल्व है। बिल्कुल। यानी कि आपके कामा के नंबर के ऊपर, यानी कि जो आपकी रेजिडेंशियल आईडी है उसके अगेंस्ट आप गवर्नमेंट पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बिल्कुल। ठीक है कि यार ये बिल्डिंग गवर्नमेंट के अंडर आती है, आप इसमें रह सकते हो, आप वो एक्सेप्ट करते हो, ये आपका रेंट है, बिजली का बिल आपका ये आएगा, मीटर नंबर सारा कुछ वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मैंने अभी रिसेंटली जून में घर चेंज किया था, तो पहले ही होता था कि अपना मीटर नंबर है ना, इंडिपेंडेंटली सऊदी इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशन से जाके आप अपने मीटर पे रजिस्टर कर लेते थे अपने नाम पे। लेकिन अब ये इन्होंने मीटर नंबर इजार के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही डाल दिया है। तो मैंने जब इजार का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया ना नया, तो उसी के अंदर था ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी मीटर, तो मीटर वहीं से मेरे नाम पे ट्रांसफर हो गया। अब मैं ये मीटर को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता जब तक मैं इजार का कॉन्ट्रैक्ट डिस्कनेक्ट ना करूं। यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जब तक टर्मिनेट नहीं होगा, ये मीटर मेरे नाम पे रहेगा। तो ये चीजें ऐसी वही अगेन इंटीग्रेशन है ये। इसलिए मैं फौरन से जो है ना, चीजें जैसी मुझे नजर आती है ना कि आपस में वो चल रही, मैं एकदम हो जाए, ये देखो इंटीग्रेशन के ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ये जो जैसे प्रीमियम रेजिडेंसी इन्होंने प्रोवाइड करना शुरू किया, ये क्या प्रोसेस है? मिसाल तो मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरा 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, या मैं किसी स्पेसिफिक निश पे काम कर रहा था, मैं कोई साइंटिस्ट हूँ या इन अ सेंस कोई प्रोफेशनल बंदा हूँ, जो स्पेसिफिक लोग आते हैं उनको भी पीआर मिल रही है, कोई ऐसा प्रोफेसर हो जिसने पीएचडी की हो, वो उनके लिए, यानी कि कुछ आपको मालूमात होगी क्योंकि आपने अप्लाई किया हुआ है। मैं बताता हूँ, इसमें ना 2 डोमेन्स हैं पीआर के। वैसे तो बहुत और भी हैं, इन्वेस्टमेंट के या प्रॉपर्टी के भी, लेकिन प्रॉपर्टी में तो है 4 मिलियन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो कि बहुत ज़्यादा है। तो 4 मिलियन रियाल, 4 मिलियन रियाल्स की प्रॉपर्टी आपके नाम पे होनी चाहिए। ये भी नहीं कि आपने बैंक से लोन कराई हुई, आपके पर्सनल ओनरशिप पे होनी चाहिए। तो फिर आप जो है ना वो कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। या इन्वेस्टर कैटेगरी है, उसमें स्पेसिफिक है कि पता नहीं 7 मिलियन 8 मिलियन रियाल की आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, या वो कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो इस तरीके से, या एग्जीक्यूटिव की एक अलग कैटेगरी है, वो सारी डिफरेंट है। लेकिन जो हम बात कर लेते हैं हमारे वाले जॉब वाले या रिसर्च वाले जो लोग हैं, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ना 2 कैटेगरीज है, रिसर्च या साइंटिफिक टैलेंट। तो साइंटिफिक टैलेंट की अगर हम बात करें तो साइंटिफिक टैलेंट में जो है ना वो आज के जितनी भी टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं या ट्रेंड्स हैं, जैसे एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, नेटवर्क्स हो गया, या इसमें आप कह लो कि साइबर सिक्योरिटी में हो गया, नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स, इस तरह की जो भी फील्ड्स हैं ना, उन कैटेगरीज वो कैटेगरीज बनी हुई हैं, उन कैटेगरीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें फिर आपको जब एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, अब देखेंगे उसमें, तो पूरा जो है ना उसमें फिर आपको बताना होता है कि आपने इस फील्ड में क्या क्या काम कर चुके हैं, क्या आप करंटली कर रहे हैं, और इन फ्यूचर आप किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को इन अकॉर्डेंस विद विजन 2030 आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी फील्ड में ऐसा क्या है जो आप कर रहे हैं जो विजन 2030 को सपोर्ट करता है। अगर ये चीज़ें आप अपनी प्रोफाइल में आप डिस्प्ले कर सकते हैं और आप सारा कुछ वो एक इस तरीके से एप्लीकेशन बना सकते हैं, फिर उसमें आपने बाकायदा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है। जैसे हम यूनिवर्सिटी में या फॉरेन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, आपने देखा होगा स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं कि पूरा एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ये वो इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो पूरी एप्लीकेशन के अंदर ये सारी चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। ठीक है, ये पीआर के लिए, ये पीआर के लिए। और इसकी एक और रिक्वायरमेंट है स्पेशल टैलेंट की, 35,000 से अबव सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, इसमें जो प्रोफेसर है ना, अगर वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं किसी यूनिवर्सिटी, मैं रिसर्च पे आता हूँ ना अभी। हाँ, ठीक है। ये तो हो गया जो टेक्निकल बंदे हैं, जो टेक्निकल बंदे हैं, जो काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, वो फील्ड उनकी उस विजन से रिलेट करती है और उनकी सैलरी इससे अबव है, से अबव होनी चाहिए। तो देन आई नो सम पीपल जिनकी सैलरी 34,500 है, तो बेचारे वहाँ पे फंसे हुए हैं, पीआर के लिए अप्लाई। तो थोड़ा बहुत तो अपनी कंपनी से बातचीत करके इंक्रीमेंट करवा ही सकते हैं ना। अच्छा, ये यानी कि रिस्ट्रिक्टेड, ये स्पेशल टैलेंट। हाँ, ठीक है, ये स्पेशल है। दूसरी मैं काउंट हो सकता हूँ इसमें? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन यानी कि सैलरी इतनी हो तो फिर मैं इतनी सैलरी हो जाए तो आप अप्लाई कर दें, बिल्कुल। ठीक है ना। तो अच्छा, दूसरी जो कैटेगरी है वो है रिसर्च कैटेगरी। रिसर्च कैटेगरी में ये है कि आपके उसमें सैलरी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, उसमें 14,000 सैलरी है। और अगर कोई ओवरसीज अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसमें फिर वो डॉलर्स की टर्म्स में कुछ सैलरी का या वो आ जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाती है कि इतना आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, या कुछ, आई एम नॉट 100% श्योर, उसमें कुछ ओवरसीज वालों के लिए कुछ अलग ही फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है मेरे ख्याल से। अगर कोई लोकल
यहाँ से अप्लाई कर रहा है सऊदीया में होते हुए, तो 14,000 सैलरी होनी चाहिए रिसर्च बेसिस पे। लेकिन उसमें है 3 रिसर्च पेपर्स आपके पब्लिश होने चाहिए। ठीक है। तो हमारे जो प्रोफेसर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के या दीगर जगहों पे, तो उनका अक्सर ये होता है कि रिसर्च डोमेन के अंदर होते हैं, अपनी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं और पब्लिश किए हुए हैं, वर्ल्ड फोरम्स के अंदर प्रेजेंट किए हुए हैं, तो वो बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने जो रिसर्च की थी उसमें 14,000 आपकी सैलरी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, 14,000। वो तो यहाँ वाले बंदे के लिए। लेकिन ऐसा भी ऑप्शन है कि एक बंदा अप्लाई कर सकता है, सऊदीया में नहीं है, उसके पास इकामा भी नहीं, फिर भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई कॉस्ट? उसकी कॉस्ट तो एप्लीकेशन कॉस्ट और वो तो एक जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी वो होगी। उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मुझे याद नहीं है बहुत क्लियरली, या उसमें कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट शायद नहीं है। से अंदाजा हो कि बहुत ही ज़्यादा थी? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैंने हमारे एनईडी, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी के एनईडी यूनिवर्सिटी के मैंने कुछ प्रोफेसर्स को मैंने वो फॉरवर्ड किया था और मैंने उनको कहा था कि आप लोग अप्लाई कर लें, क्योंकि आप लोग तो पीएचडी कर चुके हैं और 20-20 साल हो गए आप लोगों को, और आप लोगों ने मतलब 8-8, 10-10, 15-15 रिसर्च पेपर लिखे हुए, दुनिया भर में आप सफ़र करते हैं और अपने पेपर्स प्रेजेंट करते हैं और बहुत कुछ है। तो यू हैव द एलिजिबिलिटी टू इजीली अप्लाई फॉर पीआर, तो आप लोग ये अप्लाई कर लें। तो वो इस तरह के जो भी अगर प्रोफेसर्स या कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं, वो बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं बाहर रहते हुए। और फेसबुक पे ग्रुप है सऊदी प्रीमियम रेजिडेंसी के हवाले, प्रीमियम रेजिडेंसी के नाम से कुछ एक ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप बना हुआ है। उसमें जो है ना लोग डिस्कस करते रहते हैं, हेल्प लेते रहते हैं और गाइडेंस भी मिलती रहती है। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो सऊदीया में नहीं थे, यूएस में थे या पाकिस्तान में थे या और दूसरे मुल्कों में थे, उन्होंने पीआर अप्लाई की, उनको पीआर मिल गई। अच्छा। फिर वो डायरेक्ट उनको जब पीआर इशू हो जाती है, तो वो जैसे नहीं होता कनाडा में जब पीआर इशू होती है तो आप सॉफ्ट लैंडिंग पे जाते हो, फिर आपको पीआर कार्ड मिलता है इस तरीके से। तो वो इसी तरीके से ट्रैवल करके जब पहली बार सऊदी आते हैं तो उनको फिर उनके बॉर्डर नंबर पर पीआर कार्ड इशू होता है, फिर उनको इंश्योरेंस बाय करते हैं और फिर उनको लाइफ टाइम पीआर या 5 ईयर्स की पीआर इस तरीके से मिल जाती है। अच्छा, अभी तो हम सिर्फ फ़ायदे बात कर रहे हैं, फ़ायदों पे बात कर रहे हैं पीआर के, नुकसान भी हैं कुछ? नुकसानात क्या हो सकते हैं आप बताएं यार, मेरे जहन में तो ऐसा कोई। चलिए, फ़ायदे इन सेंस आपको पीआर मिल गई, क्या फ़ायदा उसका? देखिए, 2-3 बड़े फ़ायदे हैं। एक सबसे पहला तो ये कि साउदाइजेशन की जो रेशो है ना, उससे आप बाहर चले जाएंगे। ठीक है। अगर एक प्रोफेशन है कंप्यूटर प्रोग्रामर या कंप्यूटर से रिलेटेड जो मेरा प्रोफेशन है, अगर कल को गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि मैंने ये 50% साउदाइज कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ कि एक कंपनी 5 एक्सपर्ट्स को अगर हायर करना चाहती है तो 5 उसके पास सऊदी भी होने चाहिए। ठीक है, तो रेशो आप एज अ सऊदी काउंट होगे? एज अ सऊदी काउंट नहीं होंगे, एज अ सऊदी भी काउंट नहीं होंगे, हम उस रेशो से ही बाहर चले जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे उस रेशो से। एज अ सऊदी तो नहीं, क्योंकि सऊदी प्रिविलेजेस डिफरेंट है। अच्छा, यानी कि पीआर लेने के बाद इकामे वाला सिस्टम खत्म है। फिर आपका स्पॉन्सरशिप खत्म हो जाएगी, स्पॉन्सरशिप आपकी गवर्नमेंट हो जाएगी। ठीक है ना, जो आपका स्पॉन्सर होता है ना, वो गवर्नमेंट पे करोगे हर साल कुछ पे? नहीं, कोई पे कुछ नहीं पे करेंगे, यानी कि परमानेंट हो गया। 5 साल के पहले इनिशियली 5 साल मिलती है, फिर 5 साल के बाद वो रिन्यू होगी दोबारा इसी क्राइटेरिया पे। अगर आप फॉल 2-3 हज़ार रियाल है बस? 4,000 जहाँ तक मेरी मालूम है। मेरा ख्याल कुछ भी नहीं है 5 साल के बाद। वो और वो अभी टैक्स पे कर रहे हो फैमिली के, फैमिली का टैक्स, वो फैमिली का। अच्छा, दूसरा फैमिली का टैक्स खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो फैमिली का टैक्स खत्म हो गया, साउदाइजेशन से बाहर चले गए, एग्जिट एंट्री वीज़ा खत्म हो गया। अभी एग्जिट एंट्री वीज़ा होता है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, सऊदीया के अंदर एग्जिट एंट्री वीज़ा होता है कि आप सऊदीया से बाहर नहीं जा सकते हो। ठीक है ना, तो हम ऑडियंस के लिए बता रहे हैं कि भाई अगर एग्जिट एंट्री वीज़ा जब तक आप नहीं लोगे, आप सऊदीया एग्जिट नहीं कर सकते हो। तो लोकल लैंग्वेज में इसको छुट्टी का पेपर कह लो या कुछ भी कह लो, ठीक है ना, तो एग्जिट एंट्री वीज़ा चाहिए, तो वो खत्म हो जाता है। डिपेंडेंट होते हैं कंपनी के ऊपर, आपकी डिपेंडेंसी सारी खत्म हो जाती है, आपकी कंपनी से डिपेंडेंसी खत्म हो गई, आपकी अपने स्पॉन्सर पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई और आपकी साउदाइजेशन रेशो से आप बाहर चले गए। ये क्या इस तरह हो सकता है कि यार मेरे पास पीआर है और मुझे कहीं से ऑफर आती है, मैं स्विच मार लूं? बिल्कुल, यानी कि अगले दिन ही मैं जा सकता हूं? नॉट अगले दिन, क्योंकि देखें अगेन किवा आपके ऊपर स्टिल लागू होगा। अच्छा, ठीक। तो आपके नोटिस पीरियड आपको मेक श्योर करना है कि भाई अगले एम्प्लॉयर का भी कुछ राइट है ना। ठीक है, तो एम्प्लॉयर के जो राइट्स हैं वो आपने पूरे करने हैं, आपने नोटिस पीरियड देना है, आपने तरीके से रिजाइन करना है, फिर आपने नेक्स्ट जॉब पे जाना है। अच्छा, मुझे एक और इन्फॉर्मेशन पता चली है जो कि इसका आप कह लें कि कौन है, ठीक है, वो ये है कि जो आपकी पोजीशन अभी करंट है, हाँ, अगर आप किसी और कंपनी में जाते हैं वही उसी लेवल की पोजीशन होनी चाहिए। हाँ, ये वो है कि उसी लेवल की तो नहीं, पोजीशन का डेजिग्नेशन से मैटर नहीं है, वो सैलरी आपको मेंटेन करनी है। आपकी सैलरी 35,000 से नीचे ना जाए। मिसाल ले लेते हैं, अगर आपकी आज 36,000 थी, आपको आज पीआर मिल गई, लेकिन जिस कंपनी के थ्रू मिली थी वो कंपनी पीआर के उसमें रजिस्टर्ड थी,
पीआर एलिजिबिलिटी के लिए, क्योंकि कंपनीज का रजिस्टर होना भी जरूरी है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। okay. तो आपने अप्लाई कर दिया, ये कंपनी रजिस्टर्ड थी, आपको पीआर मिल गई, अब ये कंपनी कल बंद हो रही है, मिसाल ले लेते हैं, और आपको अब दूसरी जगह जॉब मिली जो कि 30,000 की है, 36,000 की नहीं है, तो आपके साथ दो प्रॉब्लम हो गए। एक तो ये कि वो कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है पीआर में वो, और दूसरा ये कि आपकी सैलरी 35,000 से नीचे आ गई, तो आपका दोबारा इकामा स्विच हो जाएगा नॉर्मल पे। फिर आप जब दोबारा वो क्राइटेरिया मीट करोगे देन यू कैन डू अगेन। यानी कि ठीक है, मतलब आपने अपना कैलिबर मेंटेन करना है। ठीक है, दैट्स इट। क्या आप मरते दम तक जिंदगी गुजार सकते हैं यहाँ पे? हाँ हाँ, वो इतना कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल ये बनता है जो कि थोड़ा पर्सनल भी है इन अ सेंस। जैसे हम सैलरी पे बात कर लेते हैं, हम आईटी के बंदे हैं, मैं कोई बच्चा है, कोई 5 साल का उससे एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है मार्केट के मुताबिक कितनी सैलरी होनी चाहिए उसकी? यार सैलरी ऑफ कोर्स फील्ड पे डिपेंड करती है। फ्रंट एंड डेवलपर होगा तो हो सकता है वो 10-12। मैं एवरेज बात करता हूँ। हाँ, एवरेज अगर बात करें तो मैं समझता हूँ कि 5 साल के एक्सपीरियंस का बंदा ईजीली जो है ना वो 15,000 या 15,000 से ऊपर की जॉब ले सकता है। ठीक है, इन द फर्स्ट टाइम। अच्छा, इन द फर्स्ट टाइम। हाँ, यानी कि मैं बहुत गलत जगह हूँ। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, तो उसके बाद अगर आपको 15,000 से कम में भी किसी को मिल रही है, मिसाल है कि कोई 12-13,000 पे भी अगर आया है, तो इतना मतलब 10,000 से तो ऑफकोर्स ऊपर ही होना चाहिए। 5 साल के एक्सपीरियंस और आईटी में होते हुए यू आर नॉट सपोज टू गो बिलो 10,000 अगर 10 साल के। हाँ, अगर अच्छा, आईटी का मतलब ये नहीं है, आईटी में कुछ देखें, मैं आपको कुछ फील्ड्स होती हैं जिन पे आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं, कुछ फील्ड्स मैं आपको बताता हूँ। कुछ मेरे पास सीवीज आती हैं, कुछ लोग बेचारे अप्लाई करते हैं और वो उनके पास है ना डिग्री तो होती है कि वो उन्होंने बीएससी या बी या बीकॉम या कुछ भी कर लिया है, अब उन्होंने सीसीएनए किया हुआ है, या उन्होंने ना आईटी सपोर्ट की जॉब की हुई है, या उनको है ना नेटवर्किंग आती है बेसिक, जो पाकिस्तान में एक छोटी सी कंपनी में ऑफिस बॉय वाला काम नहीं होता कि विंडोज इंस्टॉल करनी है और ये करना। यार दैट इज नॉट आईटी, मैं उसको आईटी नहीं मानता, वो आईटी सपोर्ट है। हम आईटी सपोर्ट की बात नहीं कर रहे। वो सपोर्ट वाले जो रोल्स हैं ना, वो बहुत बिलो बेंचमार्क के रोल्स होते हैं, उनमें इतनी सैलरी नहीं मिलती, वो 2-3 हज़ार 5 हज़ार ही की जॉब मिलेगी। एक बंदा आ गया, बिल्कुल ही रूखी सूखी सी सीवी है और सीसीएनए किया हुआ है, और वो मुझे कह रहा है यार मैं आईटी में हूँ और मुझे 12,000 की जॉब मिला, तो नहीं मिलेगी। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जो सपोर्ट के रोल्स होते हैं ना, जो पीसी इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ये करना है, नेटवर्किंग करनी है, लैन लगाना है, राउटर कॉन्फ़िगर करना है, ये उनकी जॉब 8,000 की होती है, 6-8 हज़ार। मैं अच्छे रोल्स की बात कर रहा हूँ, जो अच्छी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करते हैं, या डेवलपर्स हैं, या मतलब अच्छी टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते हैं, तो वो डेफिनेटली मतलब अबव 10,000 तो बहुत इजीली, 12-13,000 भी अगर है तो मैं कहूँगा थोड़ा सा भी बिलो एवरेज है, थोड़ा और जान मार सकते हैं। और अगर 15,000 या 15,000 से ऊपर आ जाता है तो मैं कहूँगा कि अच्छी जगह जॉब आपने ली है। ये मैं कह रहा हूँ इनिशियल लेवल पे। और फिर आप जैसे ही यहाँ पे सऊदीया में 2 साल 3 साल आप गुजारते हो, तो आपकी जब लोकल प्रेजेंस हो जाती है और आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे आ जाता है कि हाँ भी आप दम्माम में, रियाद में, जद्दा में अवेलेबल हो, आपने ये इस कंपनी के साथ काम किया है, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोफाइल पे ना ट्रैफिक बढ़ जाता है। ठीक है, फिर लोकल कंपनीज आपको अप्रोच करना शुरू करती हैं और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं। फिर आप अपनी उससे जो है ना निगोशिएट करके आप 20-22 पे भी जाना चाहो तो आप जा सकते हो। ठीक है, मेरा ख्याल है दैट्स इनफ। इट्स द लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट। लेकिन आपने जो भी कन्वर्सेशन किया ना, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थी। ठीक, बिल्कुल। आपके लिए पता नहीं थी या नहीं? नहीं, बिल्कुल मेरे लिए तो थी। मेरे लिए भी बिल्कुल वैल्यूएबल थी, क्योंकि मैं जो है ना वो अपनी कम्युनिटी को गाइड करने चाहता हूँ। ठीक है ना। आपने कोई किया हुआ वैसे कोई कम्युनिटी? मैंने अपनी व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिनमें मैं लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं, और मैं समझता हूं कि क्योंकि जब मैं आया था तो मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिली थी। ठीक है ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वगैरह चार्ज कर रहे हैं आप? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फी सबीलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि उसकी बरकत से मुझे बहुत ज़्यादा आसानियाँ मिलती हैं। मैं दूसरों के लिए कोशिशें करता हूँ और दूसरों के लिए एटलीस्ट जो मुझसे हो सकता है, मैं ये नहीं
कह रहा कि मैं जॉब लगवा देता हूँ। हाँ। मैं जॉब हरगिज नहीं लगवाता, मेरे पास सीवी आती हैं सैकड़ों की तादाद। जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है ना, कसम से मैं कभी कभी सोचता हूँ मुझे पता होती तो हम काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते थे, लेकिन इन सेंस अल्लाह ताला की तरफ से कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ना ही पता हो तो बेहतर है। कुछ चीज़ें वक्त के साथ, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ अभी शेयर की जा रही है ना, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, जिसके ऊपर हमने कन्वर्सेशन की है। बिल्कुल। खैर मेरा ख्याल है बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट, और बड़ा मज़ा आया आपके साथ कन्वर्सेशन। मुझे भी बहुत मज़ा आया, और सी यू इन टू द नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।